जूम मीटिंग में जो है कि मेरी तरफ से कर्म जोशी भरा आपका स्वागत है। और मैं अपनी तरफ से इतना दावा कर सकता हूं सर कि जिस चीज के बारे में अभी आपको बताया गया है या फिर पास्ट में किसी ने बताया है, या फिर आप जानना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आज आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली स्टेम सेल है क्या। क्योंकि जब तक हमें ये पता ना चले कि स्टेम सेल है क्या, तो ये कहाँ, कैसे, क्यों और कितने समय में काम कर सकता है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता सर। इसलिए सबसे पहले जो है कि हम जिस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे वो है कि एग्जैक्टली स्टेम सेल है क्या। तो इस सेशन में हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे कि स्टेम सेल है क्या है, ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे किस अनक्योरेबल डिजीज के ऊपर काम कर सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर, आफ्टर दिस सेशन आप चाहे अभी मन में कितने भी सवाल लेके खड़े रहे हैं लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन के बाद आपका कोई सवाल बचेगा नहीं जो आप शायद मुझे करना चाहे। और इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए मैं जो है कि सबसे पहले थैंक्सफुल हूँ मेरे ग्रेट गुरु प्रणव मेहता सर का, कि मैं जो भी आज आपके सामने बोलने वाला हूँ या जो भी कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो मेरे नहीं, उन्हीं के शब्द है और मैंने उन्हीं से सीखा है सर। और उन्हीं के साथ रह के पिछले 12 सालों से हम लोग जो कि स्टेम सेल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे रिजल्ट, ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने देखी है जो शायद आपको एक अचंबा लगेगा। अचंबा का मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है सर कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया है। लेकिन कहते हैं कि सर चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार होता नहीं है, करना पड़ता है और करना आप और हमें ही को पड़ता है। जी। तो शुरू करते हैं सर स्टेम सेल थेरापी के ऊपर बात। तो फर्स्टली हमने या मैडम ने जो बात की है उसको कहते हैं स्टेम सेल थेरापी, या फिर हम जो स्पेशली बात करने जा रहे हैं आज वो कहलाती है प्लांट स्टेम सेल थेरापी। आप सभी पढ़े लोग, लिखे लोग और बहुत सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा सर कि किसी भी शब्द के पीछे जब थेरापी शब्द का उपयोग होता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ कोई स्टेम सेल एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी थेरापी है। एज लाइक ए एलोपैथी थेरापी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो कितनी ही जो है कि थेरापी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक इसी प्रकार से ये प्लांट स्टेम सेल थेरापी है। और थेरापी शब्द का जहाँ उपयोग होता है तो इसके पीछे ये समझ लेना चाहिए कि ये एक प्रूवन थेरापी है। इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब ये सारे प्रूवन हो गए होते हैं उसी के बाद में उसको आप थेरापी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नो, नेवर। जी। तो आज हम जिस थेरापी की चर्चा कर रहे हैं वो है प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। तो नॉर्मल बंदों ने बहुत सारी चीजें सुनी है और समझी है। मेरे जो गुरु है वो कहीं से भी पकड़ के कहीं से भी शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं परफेक्टली एक जगह से शुरू करूंगा और लास्ट में लाके एक ही जगह पे खत्म करूंगा, ताकि अगर आप उससे सीखना चाहे तो भी सीख पाएंगे। एग्जैक्टली। सेल, सेल एक इंग्लिश वर्ड है सर, और इसको हिंदी में कहते हैं कोष। और कोष हमारी बॉडी में अगर माइक्रो में माइक्रो, यानी कि अगर सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म चीज अगर कोई हमारी बॉडी में है, दैट इज कॉल्ड सेल। और आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि हमारी बॉडी में सेल कितने माइक्रो हो सकते हैं। माइक्रो यानी कि हिंदी भाषा में छोटे। कितने छोटे हो सकते हैं कि आपकी एक जो ब्लड की बूंद होती है ना सर, उसमें 25 करोड़ से ज्यादा सेल हो सकते हैं। तो आप समझिए कि सेल कितने माइक्रो हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि देखिए सर कि हमारी बॉडी एक्चुअली बनी कैसे है। हमारी बॉडी के जो बेसमेंट में है यानी नींव में है वो क्या है?
हमने चौथी पांचवी क्लास में विज्ञान की पुस्तक में ये जरूर पढ़ा है, या टीचर्स ने हमको पढ़ाया है, कि सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है? सेल। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं? मसल्स। बहुत सारे मसल्स मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यानी अवयव। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? सिस्टम। जैसे कि हमारी बॉडी में लमसम 14 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल है। और बहुत सारी जो है कि सिस्टम्स मिलके क्या बनती है? बॉडी। यानी आपका ये 5 फुट का या 6 फुट का या 7 फुट का जो बॉडी है, वो बना ऐसे है सर। सबसे पहले सेल था, फिर टिश्यूज हुए, फिर मसल्स हुए, फिर ऑर्गन्स बने, फिर सिस्टम तैयार हुई, और फिर हमारी बॉडी बनी। तो बेसमेंट में अगर देखा जाए तो वो क्या है? सेल। और अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैनी मोर टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी सर। लेकिन लमसम लमसम 220 प्रकार के सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और अभी 220 प्रकार के सेल अगर मैं यहां पर बोलने जाऊंगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, न ही किसी को याद रहेगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं सर कि ये जितने भी सेल है इनको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारी बॉडी में वो सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉर्मल सेल, जनरल सेल, और हिंदी में कहते हैं साधारण सेल। और सेकेंडली हमारी बॉडी में वो सेल है जिनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड सेल, यानी कि विशेष सेल। ये 2 प्रकार के सेल हमारी बॉडी में मेजर पाए जाते हैं। तो पहले हमने जिस नॉर्मल सेल की बात की है उसके ऊपर बात कर लेते हैं सर, कि नॉर्मल सेल क्या होता है। नॉर्मल सेल यानी कि साधारण सेल। और साधारण सेल हमारी बॉडी की उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता समझिएगा, कि नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में एडी से लेके सिर तक, यानी कि नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में हर एक जगह पाया जाता है। पहली विशेषता उसकी यह है। और सेकंड विशेषता उसकी यह है कि ये सेल रोज लाखों करोड़ों अजबों यानी मिलियंस एंड ट्रिलियंस रोज मरते हैं, लेकिन सामने वापिस भी पैदा हो जाते हैं। जी, ये मरते हैं डेली, लेकिन वापिस भी पैदा हो जाते हैं। और मेरे भाई, अगर ये वापिस पैदा ना हो तो 7 फुट का आदमी घिस के 5 फुट का हो जाएगा। जी। तो ये नॉर्मल सेल की खासियत है कि ये जो है कि आपकी बॉडी में सभी जगह पाया जाएगा। सेकेंडली, ये रोज डेली मिलियंस एंड ट्रिलियंस मरते हैं और नए भी पैदा हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो सेल हमारी बॉडी में अवेलेबल है उनको कहते हैं स्पेशलाइज सेल। उनकी खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत यह है कि सर ये हमारी बॉडी में सभी जगह नहीं पाए जाते। ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही पाए जाते हैं। और ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही काम करते हैं। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सर ये स्पेशलाइज सेल, जैसे कि मैं आपको कुछ सेल्स के नाम बताऊंगा, जैसे कि कार्डियक सेल। कार्डियक सेल जो है कि स्पेशल सेल है सर, वो हार्ट में पाया जाता है। उसका काम है पंपिंग करना, यानी कि हार्ट को पंप, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये काम उसका है सर। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, पंपिंग करने का। सर वो हार्ट में ही पाया जाता है, वो किडनी में नहीं पाया जाता। क्योंकि किडनी का जो स्पेशलाइज सेल है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ओनली एंड ओनली किडनी में ही पाया जाता है, हार्ट में नहीं होता। क्योंकि किडनी का जो नेफ्रॉन सेल है उसका काम है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। वो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम ही कर सकता है, वो हार्ट में आके पंपिंग का काम कतई नहीं करता। मींस ये है कि स्पेशलाइज सेल की खासियत ये है कि वो स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही पाए जाते हैं, और वो उसी स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही काम करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात इन स्पेशलाइज सेल की है, वो क्या है कि ये जो, एक बार मेरी बात गौर से सुनना सर, ये स्पेशलाइज सेल जो एक बार जीवन में डेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए, तो न तो ये फिर रीजन्युएट होते हैं, न रीबर्थ होते हैं, न रीएक्टिवेटेड होते हैं सर। मैं फिर बोल रहा हूं कि स्पेशलाइज सेल जो जीवन में एक बार डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या डेड हो जाए,
तो ये जीवन में दोबारा कभी फिर से जो है कि एक्टिवेटेड होते ही नहीं है, न ही रीजनरेट होते हैं। एक बार अगर ये डेड हो गए तो ये परमानेंट लॉस हो जाता है सर, जो लाइफ टाइम रहता है। और इसीलिए इनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी डिजीज होती है, वो एक बार आपकी बॉडी में आ गई तो वो लाइफ टाइम के लिए जो है कि परमानेंट हो जाएगी सर। वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाएगी सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, नॉर्मली डिजीज के ऊपर बात आई है, उससे पहले एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, कमजोरी फीलिंग हो रही है, चक्कर आता है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला सर कि आपका उम्र मान लीजिए 40 to 50 के बीच में है, और डॉक्टर ने जाके सारी चीजें चेक की और उसके बाद में बोला सर आपका एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उन्होंने आपकी एक रिपोर्ट करवाई डायबिटीज की, और डायबिटीज की रिपोर्ट में जो है कि आपका डायबिटीज जो है कि 200 या 250 दिखा रहा है। तो दिखाने के बाद में अगर चौकड़ी में देखा जाए तो 3 चौकड़ी और 4 चौकड़ी दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर आपसे बोलेगा सर आपको डायबिटीज हो चुका है, तो आपको कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम, हो गया तो हो गया। ठीक है सर, आप मुझे दवा लिख लीजिए। उन्होंने एक दवा लिख ली, मेटफॉर्मिन। बोला आपको शाम सुबह एक एक गोली लेनी है। आपने वो लेना शुरू कर, लेने के लिए बोला ठीक है सर, लेकिन आप जब एक सवाल करते हैं तो शॉक लगता है इधर माइंड में, और वो बोलते हैं सर अब मुझे ये लेना कब तक है। तो आप डॉक्टर जवाब देता है कि भैया अब आप जब तक जिएंगे तब तक आपको ये लेना पड़ेगा, और इससे आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। तब हमें शौक लगता है यार ये क्या हो गया। मीन्स ये है सर कि एक्चुअली ये है कि स्पेशलाइज सेल की खासियत यह है कि ये अगर एक बार डैमेज हो गया तो जीवन में फिर कभी जो है कि रीजनरेट या एक्टिवेटेड या रीबर्थ होता ही नहीं है सर। अब डिजीज की जहां पर बात आ गई है तो हम थोड़ा डिजीज के बारे में भी बात कर लेते हैं सर। हमारी बॉडी में डिजीज आते कितने प्रकार से हैं, मतलब हम अगर बीमार हुए तो कहां से बीमारी आई सर। दो प्रकार से हमारी बॉडी में जो है कि बीमारी आती है सर। पहली है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज। एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज, इसका मतलब होता है कि बाहरी कारणों की वजह से बीमार पड़ना। एज लाइक आपको मच्छर काटा, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, मतलब कि और भी जैसे कि जॉइंटिस हो गया। फिर आपको जो है कि इन्फेक्शंस में जितने भी है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, मतलब मौसम बदला, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है कि इन्फेक्शन आपको लग सकते हैं, एटलीस्ट कोरोना, एटलीस्ट टीबी, ये सारे इन्फेक्शन ही है सर। तो ये सारे जो है कि प्रॉब्लम्स बाहरी कारणों की वजह से आते हैं। और जब हमको ये ऐसी कोई प्रॉब्लम, एटलीस्ट टाइफॉइड सर, और जब ऐसी हमारी प्रॉब्लम आती है तो हम किसी भी एमबीबीएस या फिर बीएचएमएस या फिर जितने भी स्पेशलिस्ट उनके पास जाते हैं सर, फिजिशियन के पास। तो वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, एटलीस्ट आपको अगर टाइफॉइड हो गया है और खतरनाक टाइफॉइड हो चुका है तो आपको शायद महीना 1.5 महीने की दवा देके, और अगर आपको टीबी भी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस सर, तो मैक्सिमम 6 महीने का कोर्स देके आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, और हम कर ही लेते हैं सर। हो ही जाते हैं हम लोग ठीक, एकदम 100% क्योर हो जाते हैं सर। ये कहलाता है बाहरी कारणों से आए गए रोग या डिजीज। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी है जो इंटरनली एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है सर, जो अंदर से पैदा होती है। और अंदर से पैदा हुई गई एक भी डिजीज दुनिया का कोई डॉक्टर मिटा नहीं सकता सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, भले आप एमडी बैठे हैं यहाँ पर या एमबीबीएस बैठे हैं, अपने आप से भी सवाल कर लीजिएगा सर कि इंटरनली एक्वायर्ड डिसीज, इंटरनली एक्वायर्ड डिसीज जितनी भी है, डायबिटीज एक बार आया, लाइफ टाइम। बीपी एक बार आया, लाइफ टाइम। थायराइड एक बार आया, लाइफ टाइम। किडनी प्रॉब्लम एक बार आया, लाइफ टाइम। लीवर फेलियर, लाइफ टाइम। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनली एक्वायर्ड डिसीज को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ये तद्दन सत्य है, और ये इतना ही सत्य है जितना कि सूर्य पूर्व से उगता है और अस्त जो है कि पश्चिम में होता है।
यही सच है सर। मतलब कि इंटरनल एक्वायर्ड डिजीज एक भी मिटाई नहीं जा सकती, यानी अंदर से जितने भी रोग पैदा हुए हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते सर। उनको आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। अब सर सवाल ये पैदा होता है सर कि जो एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज है, जो बाहर से आए डिजीज जितने भी है उनको मिटाया जा सकता है, उनको क्योर किया जा सकता है, तो अंदर से पैदा हुए रोगों को क्यों नहीं मिटाया जा सकता? उस डिजीज को क्यों नहीं मिटाया जा सकता? तो इसका जवाब ये है सर कि ये कोई डिजीज ही नहीं है। आप बोलेंगे सर कैसे डिजीज नहीं है? क्या बीपी डिजीज नहीं है? डायबिटीज डिजीज नहीं है? नहीं है सर। आपको पता है बीपी क्या है? बीपी का मतलब होता है सर कि बीपी बीपी का सीधा सा मतलब यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को जो काम करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं कर रहा। या तो कम कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है तो हाई है, और कम कर रहा है तो लो है। तो मतलब कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर एक बंदे की किडनी खराब है तो किडनी खराब नहीं है सर, किडनी को मान लीजिए एक बंदे को डायबिटीज है। डायबिटीज है तो वो रोग नहीं है सर, वो ऑर्गेनल डिसऑर्डर है, वो पेनक्रियाज का डिसऑर्डर है। पेनक्रियाज को जितना इंसुलिन जो है कि जनरेट करना चाहिए या जितना इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए वो नहीं कर रही है। यानी वो पेनक्रियाज सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, इससे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं मिटाए जा सकते कि उनको जो है कि डिसऑर्डर, वो उसको डिसऑर्डर कहा जाता है सर, वो रोग है ही नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा सर, आपको थोड़ा और जो है कि क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम डायबिटीज के ऊपर ही बात लेते हैं। डायबिटीज होता क्यों है सर? आज वैसे मैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मिलकर आया सर। 1.5 घंटे तक मेरी चर्चा चली थी उनकी, बड़ौदा में आए थे वो। उन्होंने बहुत सारी थेरापीज की बात की थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक बात बताई, यार सुमेर सर आपकी बात सही है कि साले हिंदुस्तान में आज अगर लोग बीमार है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि वो है ब्रेन, यानी कि तनाव की वजह से। उनको साला या तो बीवी का प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे का प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली का प्रॉब्लम है, या फिर पैसे का प्रॉब्लम है, या वहां तक लेके, यानी कि दिमाग के ऊपर इतना बॉदरेशन लेके जी रहे हैं कि देखने को तो जी रहे हैं लेकिन नहीं जी नहीं रहे। इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ू, एक शेर सुनाना चाहूंगा तो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा कि देखा है हमने जिंदगी को भी करीब से, बात कुछ बनती नहीं मेरे भाई सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान कभी भी पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं ये जिंदगी कभी भी मरे हुए वादों से। कामयाबी पाना इतना आसान नहीं। कामयाबी पाना यानी कि पानी में आग लगाना, और पानी में आग आसानी से लगती नहीं। कामयाबी पाना इतना आसान नहीं। चल तो रहे हैं लोग लेकिन उन्हें भी दिशा का ज्ञान नहीं। और देखे हैं हमने ऐसे भी लोग जो चल तो रहे हैं लेकिन उनमें भी जान नहीं। करना चाहते हो अगर चमत्कार तो आती जाती श्वासों में उत्साह का प्रसव प्रवाह लाना होगा। और परिस्थिति अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, इस दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। दृष्टिकोण को मजबूत बनाइए मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि चल तो रहे हैं लोग लेकिन दिशाओं का ज्ञान नहीं है, और चलती फिरती लाशें आपको देखने को बहुत सारी मिल जाएगी सर इस मार्केट में, इस दुनिया के अंदर। तो आज हमने चर्चा की थी सर, तो हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज आता क्यों है। बहुत सारे जितने भी इंटरनली डिसीज है सर, उसका प्रमुख कारण है ब्रेन। उसका प्रमुख कारण है सबसे ज्यादा टेंशन लेके जीना, डिप्रेशन में लेके जीना। कई लोग बोलते हैं कि डायबिटीज होता है मीठा खाने से। नहीं होता सर मीठा खाने से, किसने बोला आपको मीठा खाने से होता है? डायबिटीज होता है अव्यवस्थित लाइफ से। खाने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, उठने का ठिकाना नहीं, सोने का कोई टाइमिंग नहीं। कब टेंशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अव्यवस्थित लाइफ। और ऐसी अव्यवस्थित लाइफ जीने से पैसा तो थोड़ा बहुत आ सकता है सर, लेकिन हम एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को जो है कि इनविटेशन दे रहे हैं जिसको डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज जब आती है तो बीपी मुफ्त में उपहार मिलता है। और इसके आगे बहुत सारे मुफ्त में और क्या क्या उपहार मिलते हैं वो भी बात करेंगे अपन। लेकिन ये सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है जी। तो डायबिटीज, तो एक्चुअली डायबिटीज है क्या है सर? डायबिटीज जो है कि दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये आफ्टर द मीटिंग हम लोग जो है कि इसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डायबिटीज है क्या है सर? डायबिटीज एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है सर जिसको कहते हैं पेनक्रियाज इंग्लिश में। हिंदी में या गुजराती में हमारी भाषा में कहते हैं स्वादुपिंड। स्वादुपिंड भी कहते हैं उसको। तो उसका काम क्या है सर? उसका काम है कि वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल होता है सर
जो बॉडी मतलब कि पेन क्रिया तैयार करती है। हम जो शुगर लेते हैं, शुगर देखिए, आप बोलो कि मैं शक्कर खाना कल से बंद कर दूं तो भी शुगर आपकी बॉडी में आएगी। सर रोटी खाते हैं उसमें भी शुगर होती है, पानी में भी शुगर होती है, आप क्या क्या बंद करेंगे? जी। तो शुगर जो हमारी बॉडी में आती है, तो जित देखिए शुगर की जरूरत भी हमारी बॉडी को होती है सर। मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। शुगर एक्चुअली कन्वर्ट होती है ग्लूकोन में, ग्लूकोन में कन्वर्ट होती है। और जो हमारा सेल होता है उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के ऊपर जब इंसुलिन जाके बैठता है तो सेल का मुंह खुलता है। और जब सेल का मुंह खुलता है तो सेल जो है कि ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोन को जो है कि एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर डिपॉजिट करता है। आपको पता है सर, कभी कभी आप एक दिन के लिए उपवास रख लेते हैं, आप कुछ नहीं खाते, फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है ना सर। तो कहां से मिलता है वो आपने आपके सेल ने जो 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 डिपॉजिट करके रखा है वहीं से सप्लाई होता है सर। लेकिन ये कब होता है? जब, और इस पूरी प्रक्रिया, ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है सर, हमें साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना है कि इसको जो है कि शुगर का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। यानी कि शुगर का जो है कि लोकल भाषा में कहें तो पाचन होना। और पाचन करने के लिए जो जरूरी केमिकल या जरूरी तत्व है वो क्या है? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन पैदा करता है? हमारा स्वादुपिंड नहीं, पेनक्रियाज नहीं। हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन पैदा नहीं करती दोस्त। पेनक्रियाज एक मैकेनिज्म है, पेनक्रियाज एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर जो अवेलेबल बीटा सेल है, जो दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज सेल, वो बीटा सेल का काम है इंसुलिन पैदा करना। बीटा सेल का काम है इंसुलिन पैदा करना। और बीटा सेल का काम है इंसुलिन पैदा करना। एक मिनट चालू रखिएगा। अरे जो, एक मिनट चालू रखिएगा सर, थोड़ा जरूरी कॉल आ गया था। अरे ढીંગલીએ ફોન કરીને કહેજો ને, હેલો, ढींगलीए फोन કરીને કહેજો ને, મુની આ પારી મારી બેટી ચાલ रही। सॉरी टू से। तो ये काम जो है कि इंसुलिन बनाने का काम जो है कि बीटा सेल करते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि हमारी पेन क्रियाज में, जैसा कि मैंने समझा दिया है कि पेन क्रियाज है वो मैकेनिज्म है, पूरा मशीनरी है। उसके अंदर जो स्पेशलाइज सेल है बीटा सेल, उनका काम होता है इंसुलिन जनरेट करने का। मान लीजिए कि हमारी पेन क्रियाज में 1000 बीटा सेल है जो सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन पैदा कर लेते हैं जितना कि अपनी बॉडी को जरूरत होती है। बहुत ज्यादा होते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, बाकी जो है कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको ये बताना चाहूंगा सर, किसी कारणवश, कारण बहुत सारे हैं, आप डिप्रेशन ले रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, आप खाने का ठिकाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप वगैरह, कई सारी चीज, जिसकी वजह से क्या हुआ सर कि पेन क्रियाज में जो 1000 बीटा सेल थे उसमें से 500 मर गए, डेड हो गए। अब 500 सेल अगर मर गए तो अब कितने रहे सर? एक एक नॉर्मल बंदा भी एक लोकल भाषा में भी सोच सकता है, अब तो 500 ही रहे। तो क्या 500, अब शुगर तो जो आ रहा है सो आ रहा है, हम खाने में कोई कम नहीं कर रहे, हम तो 2-3 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ता भी करते हैं, फिर जो है कि लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, बीच में एक दो और आ गया तो चाय पानी और भी हो जाता है, कभी नाश्ता पानी और भी, यानी हम खाने का तो कुछ कम ही नहीं कर रहे, तो शुगर तो आ ही रहा है। तो जो जितना इंसुलिन, यानी उस शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए जो 1000 बीटा सेल जितना इंसुलिन पैदा कर पा रहे थे, क्या अब 500 से पैदा होगा? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि बाकी का जो शुगर है वो आप कहां जाएगा? जितना मेटाबोलाइज वो कर पाए वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सेस शुगर बच गया वो कहां जाएगा? या तो आपकी यूरिन में जाएगा या फिर ब्लड में जाएगा। और आप जब यूरिन और ब्लड का टेस्ट करवाएंगे तो यू आर डायबिटिक। आप डायबिटीज आ गई। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब आपको पता चला कि डायबिटीज आप हो गए तो उसने बोला अब लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये जानते हैं
कि जो 500 बीटा सेल मर गए अभी वो कभी वापिस से जिंदा होने वाले ही नहीं है। यानी कि ये 1000 की संख्या वापिस कभी होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। नेवर एवर नेवर। और जब ये पैदा ही नहीं होंगे तो इतना जो है कि इनको जो है कि एक्सेस शुगर रहेगा रहेगा और रहेगा ही, वो कभी मिटेगा ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम एक बार आ गई तो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट होगी, क्योंकि ये मिटाई नहीं जा सकती। क्योंकि वो जो बीटा सेल डैमेज हो गए जिनकी संख्या कम हो चुकी है वो वापस कभी पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। और यही नियम लागू होता है ब्रेन के साथ, यही लीवर के साथ, यही हार्ट के साथ, यही ऑल ओवर ऑर्गन्स, ऑल ओवर ऑर्गन्स के साथ में सभी यही नियम लागू होता है कि वो अगर स्पेशलाइज सेल डैमेज हो गए तो अब आपके पास एक ही तरीका है कि इस प्रॉब्लम से अगर निकलना हो तो क्या करना पड़े सर। इस प्रॉब्लम से अगर अपने आप को क्योर करना है तो एक ही तरीका है, या तो आप 1000 बीटा सेल पूरा कर दो। और हमारा एलोपैथी तो बोल रहा है ये हो नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तो वो क्या करते हैं पता है सर आपको, वो आपको ब्रेक लगवाते हैं कि अब शुगर मत लेना। अब आप चाय पीना बंद कर लो, कोई भी मीठी चीज खाना बंद कर लो, बिल्कुल मीठे के ऊपर ब्रेक ही लगा लेता है, क्योंकि उनको पता है कि वो आगे वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो फिर और लफड़ा पैदा करेगा। जी। और फिर जो ऑलरेडी बॉडी में आ गया है तो उसको कंट्रोल करने के ऊपर जो है कि, और आपको जो ये मेटफॉर्मिन दी जाती है ना सर, ये गोली वगैरह, क्या आपको लगता है ये इंसुलिन है? नहीं सर, ये इंसुलिन की मिमिक्री है। हेलो। जी। इसके अंदर जो आता वो मिमिक्री है सर। मिमिक्री क्या होती है कि वो इंसुलिन नहीं है, लेकिन इंसुलिन होने का जो है कि अपने ऑर्गन को बेवकूफ बनाने वाला एक फंडा है, मिमिक्री जिसको कहते हैं, वो उसका रोल अदा करती है, बाकी वो इंसुलिन नहीं है सर। जी। तो मेरा कहने का मतलब यही था सर कि पहले एक गोली से काम चलता था, 2 गोली से काम चलेगा, और उसके बाद में फिर इंजेक्शन, और इंजेक्शन भी बहुत लाइफ टाइम थे क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है और उसकी वजह से किडनी खराब होती है, उसके बाद लंग्स खराब होता है, उसके बाद आदमी फ्रेम बना के तैयार हो जाता है। जी। तो ये होता है सर। अब मैं आप ही जितने भी यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो इतनी बात को समझिए कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना पड़े। एक नॉर्मल आदमी भी दिमाग दौड़ाएगा तो उसको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम से अगर परमानेंटली निकलना है तो एक ही तरीका है, या तो हम 1000 बीटा सेल वापिस पैदा कर लें, जो संभव नहीं है। और या फिर हम ये पेन क्रियाज ही बदल के किसी और की डाल लें, दूसरी लाके डाल लें। उसको मेडिसिन की भाषा में ट्रांसप्लांट कहते हैं कि भी आप ट्रांसप्लांट कर लो। लेकिन ये पेन क्रियाज के विषय में जो है कि ट्रांसप्लांट होता ही नहीं है सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने हर किसी को पेन क्रियाज एक ही दी है। अगर 2 दी होती तो एक किसी को दिया जा सकता है, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि एक ही है। अभी हमारे यहाँ पर रेनू मैडम बैठे हैं, इनको हम बोले कि मैडम हम आपको 5 करोड़ रुपया देते हैं, आप अपनी पेन क्रिया निकाल के दे दो, तो बोले 500 करोड़ दो तो भी मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है। अगर किडनी की बात होती तो हो सकता है कि सोचा जा सकता है, क्योंकि वो 2 होती है ना। तो यानी कि या तो ट्रांसप्लांट करें, या फिर जो है कि इसी को वापिस रिपेयर करें, तो ये दोनों ही यहाँ पर संभव नहीं है। और यहां पर आके एक साधारण व्यक्ति और एक साधारण थेरापी की सोच खत्म हो जाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए ये प्रॉब्लम अभी आप जब तक जिंदे रहेंगे तब तक रहेगी, ये मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन इस दुनिया में एक वर्ग ऐसा है मेरे भाई, जिसको कहते हैं साइंटिस्ट, जो मतलब कि जहां हम सोचते हैं ये नहीं होगा वो बोलेंगे ये होगा। जहां हम सोचते हैं ये नहीं चलेगा वो बोलेंगे चलेगा। क्योंकि उनका दिमाग कभी भी ये चीज मानने को तैयार नहीं। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं सर। साइंटिस्टों की 2 लाइन मुझे आज भी याद है। उनका एक अच्छा लाइन है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज दैट पर्टिकुलर वर्क एंड सिस्टम। यस। आपके लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव है ही नहीं। हर काम किया जा सकता है, लेकिन उसको करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए बस। जी। तो इस आधार पे सर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया यार कि एक बंदे को अगर डायबिटीज आया है, इसी तरीके से अगर किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, XYZ है, तो ये आया क्यों है? क्योंकि वो एक स्पेशलाइज सेल डैमेज हो गया इसकी वजह से। तो स्पेशलाइज सेल, एलोपैथी तो बोल रही है वापस नहीं बनेगा, लेकिन अगर क्या ये नहीं सोचा जा सकता कि ये आखिर प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज सेल डैमेज हो गए। स्पेशलाइज सेल डैमेज क्यों हुए सर? क्योंकि थे। अगर हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल है
तो ही तो डैमेज होगा ना। थे का मतलब क्या, हम इसको लेके पैदा हुए या फिर हम पैदा होने के बाद किसी ने इंजेक्शन से जो है कि हमारी बॉडी में डाल दिया? तो जवाब ये मिलता है कि नहीं नहीं सर, ये तो स्पेशलाइज सेल हम लेके ही पैदा हुए। अगर हम लेके पैदा हुए, अगर हमें ये पता चल जाता है कि स्पेशलाइज सेल दोबारा बनते कैसे हैं और कहाँ से बनाए जा सकते हैं, तो हर कोई ट्राई करेगा इसको दोबारा से बनाने की, ताकि इस प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा मिल सके। और इसी जो है कि इसी सिचुएशंस के ऊपर आगे रिसर्च रिसर्च बढ़ा सर। और इस चीज को जानने के लिए कि भाई स्पेशलाइज सेल पैदा कहाँ से होते हैं, इसको जानने के लिए जब रिसर्च किया गया तो पता ये चला कि देखिए, इसको जानने के लिए जानना पड़ेगा कि आपकी और मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। आप 60 साल के हैं, 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, जो भी है, जितने भी है। लेकिन सर आप पैदा कैसे हुए, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो मैं बताता हूं सर। आपकी और मेरी उत्पत्ति कैसे हुई सर, कि सबसे पहले एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए दो चीज चाहिए, लेडीज एंड जेंट्स। जी। तो सबसे पहले क्या कि स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म जो होता है वो जो है कि जिसको शुक्राणु कहते हैं, ओवा वो स्त्री भी होता है सर। तो स्पर्म एंड ओवा का जब फ्यूजन होता है और फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वो अंकुरित होता है, और स्त्री गर्भ में, यानी स्त्री और पुरुष के मिलन से, जो अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्त्री गर्भ में जो पहला सेल पैदा होता है उसको कहते हैं जाइगोट। इस सेल का नाम याद रखना सर, जाइगोट। और जाइगोट इतना सूक्ष्म होता है कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आज आप 6 फुट के हैं या 7 फुट के हैं, आप जैसे भी है, लेकिन एक दिन आपके माता के गर्भ में आप जाइगोट ही थे। जी, मैं भी जाइगोट ही था। जाइगोट तो एक ही था, लेकिन हम इतने बड़े हो कैसे गए? तो जाइगोट एक था, लेकिन सेल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है सर? सेल की पहली विशेषता, वो अपने आप को डिवाइड करता है, एक में से दो, और वो अपने आप को मल्टीपल करता है, 2 में से 200। हाँ, ये दो खास बात है सर सेल की। सेल अपने आप को डिवाइडेशन और मल्टीप्लाइकेशन करता है। तो जाइगोट ने अपने आप को मल्टीपल और डिवाइडेशन किया, तो एक का दो, दो का 200, 200 का 2000, 2000 का 2 लाख, 2 लाख का 2 करोड़, और ऐसे करते 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 स्त्री गर्भ में एक जो है कि बहुत बड़ा सेल का गोला बन गया। 9 महीने बाद जब डिलीवरी आती है, तो क्या आपने और हमने कभी सुना है कि 9 महीने बाद एक स्त्री गर्भ से सेल का गोला बाहर आया हो? ऐसा तो होता नहीं। होता क्या है सर? होता यह है कि एक स्त्री गर्भ से 9 महीने बाद जब डिलीवरी आती है तो एक बढ़िया सा बच्चा बाहर आता है सर, जिसके हाथ, पैर, कान, आंख, नाक, लंग्स, लीवर, किडनी, सब के सब 100% ऑर्गन के साथ एक बढ़िया सा चाइल्ड बाहर आता है सर। तो ये रिसर्च का विषय बना सर कि एक सेल का गोला ही तो माता के गर्भ में था, और इन सेल के गोले में ऐसा तो क्या हुआ कि हाथ बन गए, कान बन गई, आंख बन गई, नाक बन गया, लंग्स बन गए, लीवर बन गए, किडनी बन गए, पेनक्रियाज बन गई, स्किन बन गई, XYZ ये सारी चीज बन गई। ये हुआ कैसे? एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ये किस प्रकार से जो है कि संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? तो इसको इसके ऊपर रिसर्च चली, तो साइंटिस्टों ने उस सेल के गोले को जब रिसर्च में लिया तो उन्होंने दो नाम दिए सर सेल्स को। जो उस सेल के गोले के बाहर की तरफ जो सेल थे उनको कहा गया टोटीपोटेरन सेल। टोटीपोटेरन सेल कहा गया। और जो बाहर अंदर का, जो अंदर की तरफ, यानी कि जो सेल का गोला था उसके अंदर की तरफ जो सेल थे उनको बोला गया प्लूरीपोटेरन सेल। प्लूरीपोटेरन सेल। तो प्लूरीपोटेरन सेल में कुछ सेल, मैं आपको बता रहा हूं सर कि वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स का गोला होता है, लेकिन उसमें कुछ सेल प्लूरीपोटेरल यानी अंदर के भाग के जो सेल थे, उसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं
जिनको मदर सेल कहा जाता है, जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। अगर एक लाइन में बोलूं तो हमारी माता के गर्भ के वो सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो मदर सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को स्टेम सेल कहा जाता है। उसमें से एक सेल ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया पेन बीटा सेल में, उसने पेन क्रियाज बनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया डरमेट में, और उसने जो है कि स्किन बनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपने आप को कार्डियक में कन्वर्ट कर दिया, उसने हार्ट बनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपने आप को न्यूरॉन में कन्वर्ट किया, उसने ब्रेन बनाना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपने आप को ऑप्टिक में किया, उसने कान बनाए। एक ने अपने आप को ऑप्टिक में किया, आंख बनाए। एक ने अपने आप को परमोनरी में किया, उसने फेफड़े बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को हिपेटेटिक में किया, उसने लीवर बनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये पूरे के पूरे अंग और पूरा आदमी तैयार हो गया। और आपको समझने की जरूरत इतनी है कि इन्हीं अंगों के या इसी स्पेशलाइज सेल के आधार के ऊपर स्पेशलिस्ट का नाम होता है। ब्रेन का जो स्पेशलाइज सेल है न्यूरॉन है, और इसीलिए ब्रेन के स्पेशलिस्ट को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। जो है कि डायबिटीज का जो स्पेशलाइज सेल है, मतलब पेनक्रियाज का, उसको बीटा सेल कहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं डायबिटालॉजिस्ट। आंख का जो है ऑप्टिक सेल है, इसलिए उसको कहते हैं ऑप्थर्मोलॉजिस्ट, है ना। तो ये उन्हीं के ऊपर जो है कि नाम है सर, इसीलिए उसकी नाम रखा गया है। तो कहने का मतलब हम समझ चुके हैं सर कि हमारी माता के गर्भ के वो मदर सेल जो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकने की ताकत रखते हैं, उसी को स्टेम सेल कहा जाता है। तो आज हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास स्टेम सेल हो तो हम अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को वापस दोबारा से बना सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। हाँ बिल्कुल सही है सर, कि बिल्कुल सही है कि ये हो सकता है। ये हमें पता चल गया सर कि अगर हमें डायबिटीज में से निकलना है तो हमें बीटा सेल वापस बनाने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जो है कि नया पेनक्रियाज लगा लो, तो वो संभव नहीं है। या फिर आप वो 1000 सेल वापस पूरा कर दो, तो 1000 सेल पूरा करने के लिए आपको बीटा सेल नया बनाना पड़ेगा। और बीटा सेल नया बनाने के लिए क्या चाहिए? स्टेम सेल, मदर सेल। आप समझ चुके हैं, मदर सेल में ही वो ताकत है कि वो बीटा सेल में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास मदर सेल है तो आप जो है कि नए बीटा सेल बना सकते हैं। अगर आपके पास मदर सेल है तो आप नए नेफ्रॉन बना सकते हैं। मदर सेल है तो आप नए न्यूरॉन बना सकते हो। लेकिन इसकी जरूरत ये कब हो सकता है? जब आपके पास में मदर सेल हो तो, अने तो, अने तो, अने तो ही, नहीं तो नहीं। जी, तभी हमें यह समझ में आ गया आज की, अगर इन अनक्योरेबल डिजीज जितनी भी है उसमें से अगर निकलना हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है स्टेम सेल। और स्टेम सेल ही अकेला एक ऐसा है जो ये कर सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कर सकती। इसके बाद हमारे पास सवाल उत्पन्न होता है कि हम स्टेम सेल लाए कहां से? जी, अब हमें पता चल गया कि स्टेम सेल से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हम मिलेगा कहाँ? पता चलना ही तो जरूरी नहीं है सर, लाना भी तो पड़ेगा ना। तो स्टेम सेल, सेल कहाँ मिलता है सर? सेल उसी के अंदर मिलेगा, पहली बात, जो जीवित है, लाइव है। दूसरा, सेल, स्टेम सेल उसी के अंदर होता है जिसके अपने एक नहीं अनेक ऑर्गन हो, और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम काज हो, उसी के अंदर स्टेम सेल होता है। इस पूरी पृथ्वी पे 3 प्रकार की जो है कि प्रकृति बसी हुई है सर, अंड, पिंड और कोश, या फिर जड़ कह सकते हैं जिसको। अंड, पिंड और जड़। अंड का मतलब जो अंडे में से पैदा होते हैं, पिंड यानी जो बच्चा पैदा होता है, और जड़ यानी के जितने भी प्लांट्स हैं। ये 3 ही सजीव मानी गई है इस दुनिया में। जी, बाकी सजीव नहीं है सर। जी, तो सबसे पहले तो यह है कि एक नॉर्मल बात, अगर मैं एक पूरा आदमी हूं, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मेरे पास ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, यानी हर एक आदमी के पास ये सारी चीजें हैं, तो उसके पास स्टेम सेल होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि अगर स्टेम सेल नहीं होता तो ये बनता ही नहीं। अगर उसके पास स्टेम सेल होना चाहिए या है,
तो फिर जो ऑर्गन जो है कि डैमेज हुआ है वो रिपेयर क्यों नहीं हो रहा? वो रिपेयर होना चाहिए। तो सर इसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले जिसको कहते हैं ह्यूमन स्टेम सेल, यानी मानव के स्टेम सेल, उसमें पहला पार्ट यह है कि हमारे पास, खुद के पास, आप जितने भी लोग बैठे हैं सभी के पास स्टेम सेल अवेलेबल है। लेकिन सर उसमें दिक्कत यह है कि वो काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता और बच्चे के बीच में जो नाड़ होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर उसको प्लेसेंटा कह सकते हैं आप, उसको जैसे ही कट करते हैं, मतलब उसको काटनी पड़ती है, और जैसे ही कट करते हैं तो ऊपर वाला स्विच ऑफ कर देता है सर। स्विच ऑफ का मतलब यह है कि आपके, यानी कि माता और बच्चे के दोनों के स्टेम सेल परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चले जाते हैं। डोरमेंट फॉर्म को हिंदी में कहते हैं सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था का मतलब है कि जिसे आप एक्टिव भी नहीं कह सकते, इनएक्टिव भी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कि वो मरे हुए भी नहीं है लेकिन जीवित भी नहीं है, किसी काम के नहीं है। यानी कि परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर इस चीज को जानते हैं सर कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए उसके जितने ऑर्गन बनाने थे वो सब ऑर्गन बन गए। एक सिर बन गया, दो आंखें बन गई, दो नाक बन गया, दो कान बन गया, एक माथा बन गया, हाथ बन गए, लंग्स बन गए, लीवर बन गए। अब उनको दो माथे या दो हार्ट की जरूरत नहीं है। जी। तो वो स्विच ऑफ हो जाता है सर। यानी कि जैसे ही आपकी माता और बच्चे के बीच की वो नाड़ को काटी जाती है, विद इन फ्यू आवर्स बच्चे और माता के जो है कि स्टेम सेल परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चले जाते हैं। डोरमेंट फॉर्म का मतलब मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं सर, वो ये है कि मान लीजिए कि आपका एक मोबाइल फोन है जो एंड्रॉयड आप यूज करते हैं। वो एंड्रॉयड फोन अगर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या आप उस फोन को ले जाके फेंक देते हैं कि ये खराब हो गया? नहीं फेंकते ना सर। आप जानते हैं कि ये अभी डिस्चार्ज हुआ है, मतलब इनएक्टिव हो गया, अभी ये चले। लेकिन ये एक्टिव हो सकता है कब? जब उसे वापस रिचार्ज किया जाए तो। तब तक के लिए वो जो है कि डोरमेंट है। सेम वे में जो है कि हमारे स्टेम सेल हमारे पास भी है, लेकिन वो डोरमेंट है। चलो ये तो अभी एक्टिव होंगे नहीं। दूसरा और कहाँ से मिल सकता है सर? आपके बॉन मेरो से लिया जा सकता है सर। और ये पद्धति मार्केट में चालू ही है। अगर आप अनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित हैं तो आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको पूछिएगा, वो आपको जरूर बताएंगे कि मतलब कि आपके बॉन मेरो से भी जो है कि स्टेम सेल डिराइव करके आपके जो आपका ऑर्गन बिगड़ा है उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है सर। लेकिन सर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये एक तो बहुत कॉस्टली है, और सेकेंडली ये है कि इसके रिजल्ट 20 से 30% ही होते हैं। 20-25 लाख 30 लाख रुपया लगाने के बाद भी अगर कोई आपको बोले कि 10-15% रिजल्ट हो सकता है, तो ये बड़ा डाउटफुल होता है सर। ये वैसे चालू ही है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो सर। और इसके आगे की जो है कि तीसरी जो चीज है वो है एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल। वो भी ह्यूमन स्टेम सेल में ही माने जाते हैं, हाँ एम्ब्रोयनिक जी, स्टेम नहीं सेल। साहब। और एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल क्या है? एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल है जब बच्चा पैदा होता है, आजकल आपको पता हो तो गायनेक डॉक्टर जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर आपको इनके स्टेम सेल प्रिजर्व करने हैं। एक्चुअली सर जिस प्रकार से ब्लड बैंक्स अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे ही आज के जमाने में नया बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाड़ होती है, उसके अंदर स्टेम सेल अवेलेबल होते हैं सर। और उसको प्रिजर्व करने की बहुत सारी बैंक के स्टार्टअप है, और इस थेरापी का बहुत सारे लोग जो है कि उपयोग कर भी रहे हैं। इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। जो है कि ये रिलायंस वाला, फिर इंडू ब्लड बैंक वाले, बहुत सारे लोग जो है कि इसको प्रिजर्व करते हैं सर। इसको यानी बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नाड़ को 20 to 30 to 40 ईयर्स तक के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है सर। और ये -196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व की जाती है सर। इसके लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है। और मान लीजिए वो इसलिए कि वो बच्चा जब बड़ा होता है, भविष्य में उसको 25 30 40 साल के दौरान मान लीजिए उसकी किडनी खराब हो गई, और उसके पास अगर वो स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो वहां से ला के उसको जेते ऑर्गन के लिए कल्चर और कल्टीवेट करके जेते ऑर्गन में अगर इम्प्लांट किया जाए तो वो बंदा 100% ठीक हो सकता है सर। ये थेरापी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे और आपके पास तो ये नाड़ है ही नहीं, क्योंकि आपने और हमने तो ये नाड़ प्रिजर्व कभी की नहीं, हमारे माता पिता ने नहीं की, उनको पता ही नहीं था। आज हमें पता है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत कॉस्टली है सर।
जैसी बैंक होगी वैसा आपका जो है कि रेंट लिया जाता है। पर ईयर का जो रेंट होता है 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपया तक का हो सकता है सर। तो मान लीजिए कि आपको 40 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो आपका 40 साल का रेंट कितना होगा वो आप खुद दे सकते हैं। लाख रुपया अगर है तो 40 लाख रुपया तो खाली प्रिजर्व करने का ही चार्ज होता है। उसके बाद अगर उसको इस्तेमाल करना पड़ा तो वो जो है कि फिर वो जैसा सेंसिटिव ऑर्गन होता है उसके आधार पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपया तक भी खर्चा होता है। तो नॉर्मली जो है कि ये एक साधारण व्यक्ति की पकड़ से बाहर है सर। तो ये तो हमें स्टेम सेल मिल सकते हैं ह्यूमन में से, जो हमारे लिए यानी कि अधिकतर लोगों के लिए संभव नहीं है। तो दूसरा कौन सा उपाय है सर? दूसरा उपाय यह है कि हमें स्टेम सेल और कहां से मिल सकता है? प्राणियों में से, एनिमल्स। एनिमल जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, भैंस, ये भी तो जो है कि ऊंट, ये भी तो जो है कि जीवित है, इनके भी एक से अनेक वो है। लेकिन सर दिक्कत यह है कि इन प्राणियों का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर से 100% डिफरेंट होता है सर, अलग होता है। और हमारी बॉडी के अंदर एक जो है कि स्पेशली जो पार्ट, मतलब स्पेशली जो सिस्टम है उसको कहते हैं सर रिजेक्शन सिस्टम। और हमारी बॉडी क्या है कि एनिमल के स्टेम सेल को कभी भी जो है कि मैच नहीं करती सर। और जब बॉडी मैच नहीं करती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है सर, लेकिन एक किसी लेडी को दिक्कत आ गई बेचारी को, और इतनी दिक्कत आ गई कि उसको ब्लड की सख्त जरूरत है, और उसका जो है कि ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली भाई इसको ब्लड की जरूरत है, तो मैं तुरंत पहुंच गया। मैंने जाके बोला भाई मेरा ब्लड इनको चढ़ा लो और ये बच जाए। तो मैंने अपना ए पॉजिटिव जो है कि 2 यूनिट उसको दे दिया। तो अब आप बताइए कि मैंने उसके साथ अच्छा किया या फिर बुरा किया? तो मैंने तो अपने तरीके से अच्छा ही किया। लेकिन अगर वो जिंदा रहने वाली होगी तो भी नहीं रहने वाली, क्योंकि मेरा तो ब्लड ग्रुप ही ए पॉजिटिव और उनको बी पॉजिटिव की जरूरत थी जी। तो अगर वो जिंदा, तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करती है जो उससे मैच करता है। और एनिमल स्टेम सेल्स जो है कि ह्यूमन बॉडी से मैच नहीं करता, उसको आप ओरली यूज कर ही नहीं सकते, लोकल यूज कर सकते हो। और एनिमल स्टेम सेल का लोकल यूज में जो कि उपयोग होता है एज ए एंटी एजिंग। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 7,000, 8,000, 10,000 में एक क्रीम बना के देती है। आपके मुंह पर लगाएंगे तो आप जो है कि भले 70 साल के, लेकिन कुछ समय के लिए आप जवान लगेंगे। तो एंटी एजिंग में मतलब लोकल यूज किया जा सकता है, इंटरली नहीं किया जा सकता सर। तीसरा कौन सा उपाय है सर? तीसरा उपाय हमारी जो है कि स्टेम सेल कहाँ मिल सकता है? वो मिल सकता है सर कि तीसरा और क्या है, प्लांट। हमारे ही देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ये सिद्ध करके गए हैं कि प्लांट में भी जान होती है, प्लांट भी लाइव है, उसके अंदर भी जीव है। उसे आप जो है कि लाइव मान सकते हो सर जी। कई लोगों का सवाल होता है सर प्लांट अगर लाइव भी है तो उसके ऑर्गन कहाँ है? तो उसके ऑर्गन है जैसे कि रूट, फिर स्टेम, फिर ब्रांचीज, सब ब्रांचीज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब क्या है? उसके अलग अलग ऑर्गन है। और इन सब का अलग अलग काम है। जो रूट का काम है वो स्टेम का नहीं है, जो स्टेम का काम है वो ब्रांच का नहीं है, जो ब्रांच का काम है वो लीफ का नहीं है, और जो लीफ का काम है वो फ्रूट फ्लावर का नहीं है, और जो फ्लावर का काम है वो फ्रूट का नहीं है। सबके काम अलग अलग है, तो उसके अंदर भी स्टेम सेल है। लेकिन सर इस दुनिया में तो करोड़ों प्रजाति के जो है कि प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं। लेकिन किस पेड़ के स्टेम सेल यानी मदर सेल हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सकते हैं, ये ढूंढने का काम एक डॉक्टर ने किया, एक साइंटिस्ट ने किया है, जिसका नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली फ्रॉम स्विट्जरलैंड सर। 28 साल के रिसर्च उन्होंने किए। उसके बाद में जो है कि अलग अलग करते 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 2 प्लांट को उन्होंने जो है कि एक ऐसा ढूंढ डाला कि जिनके स्टेम सेल हूबहू आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा यानी कि नार के स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सकते हैं, और जो यूनिवर्सल है, जिसको हर एक उपयोग कर सकता है। और डॉक्टर फ्रेड जूली के बारे में आप जानना चाहे तो सर वो मिवेल बायोकेमिस्ट्री, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लैब के नाम से जानी जाती है, और स्विट्जरलैंड से है। और स्विट्जरलैंड की 25% इकोनॉमी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपको ज्यादा जानना है तो गूगल में जाके मिवेल बायो केमिस्ट्री टाइप कीजिए, आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी।
तो वो साइंटिस्ट ने दो पेड़ ऐसे ढूंढ लिए। पहला जो पेड़ था उसका नाम था मेलेस डोमेस्टिका। आपने शायद कभी सुना नहीं होगा मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका एक्चुअली और कुछ नहीं है, ग्रीन एप्पल है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ग्रीन एप्पल तो हमारे इंडिया में भी मिलती है, अगर आप बॉम्बे से हैं तो उधर भी है, अगर आप बड़ौदा से हैं तो इधर भी है, आप महाराष्ट्र में अगर जहां से भी है वहां वहां भी मिलती है। तो ठीक है सर, आप सच कह रहे हो, लेकिन मेलस डोमेस्टिका ग्रीन एप्पल ही है। लेकिन ग्रीन एप्पल की एक प्रजाति है, जैसे कि कैरी में जो है कि अलग अलग प्रजाति आती है। आम जो होता है, उस आम में हापुज होती है, बादामी होती है, तोतापुरी होती है, राजापुरी होती है, फिर जो है कि केसर कैरी होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है कि उनके अलग अलग जो है कि वो होते हैं। ऐसे ही सर मेलेस डोमिनिक यानी कि एप्पल के भी बहुत सारे अलग अलग जो है कि प्रजातियां होती है। उसमें से एक प्रजाति है जिसको कहते हैं मेलेस डोमेस्टिका, जो सिर्फ और सिर्फ पूरी पृथ्वी के ऊपर यानी पूरे अर्थ के ऊपर सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और स्विट्जरलैंड में भी बहुत रेयर पीसेज है। हमारे हिंदुस्तान में जैसे चंदन की खेती होती है, इसी प्रकार अंडर गवर्नमेंट जो है कि वहां पर इसकी जो है कि खेती होती है, मेलस डोमेस्टिका की। इस ग्रीन एप्पल और अपनी ग्रीन एप्पल में डिफरेंट क्या है? हमारी ग्रीन एप्पल को अगर आप यानी अपने यहाँ इंडिया में जो ग्रीन एप्पल मिलता है उसको आप काट के अगर किसी प्लेट में रखें, तो 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर वो रेड पड़ना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। जबकि मेलास डोमेस्टिका को आपने काट के अपनी प्लेट में रख लो, 1 से लेके 2 वीक तक वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी जैसे कि अभी काट के रखा है। और गलती से अगर आपने उसको वापस जोड़ के उसके ऊपर रबर बैंड मार लिया, तो महीने एक के अंदर वो वापस जुड़ जाएगी सर। यानी कि उसको काटा ही नहीं ऐसा हो जाता, ऑटो रीजेन्युएट है। जी ये तो ये है। दूसरा, अगर हमारी ग्रीन एप्पल को आप जो है कि किसी रूम में रख के यूरोप के टूर पे चले जाइए महीना 2 महीने के लिए, वापिस आके देखेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो सड़ गई होगी। लेकिन मेलास डोमेस्टिका एक ऐसा पीस होता है सर कि इसको आप रूम में रख के बंद करके चले जाओ, 6 महीने बाद आकर भी देखोगे ना सर, तो अब भी तोड़ के लाए वो ऐसी फ्रेश रहती है। जी। तो ये है सर, और इसका अगर भाव भी जानना है तो मैं तो भाव भी जाना है इसलिए आपको बता देता हूं। ये मेलस डोमेस्टिका 4,80,000 रुपए की 1 किलो मिलती है सर। जी। तो कहने का मतलब ये है सर, ये पहला जो पेड़ है वो मेलस डोमेस्टिका, जिसमें से जो है कि स्टेम सेल्स डिराइव किए गए हैं। सेकंड जो है वो है सोलार वाइटिस। सोलार वाइटिस का मतलब है काली अंगूर। ग्रीन एप्पल, सॉरी, काली अंगूर यानी कि जो हमारे यहाँ पर भी मिलती है सर, रेड या फिर काली अंगूर जिसको कहते हैं, वो सोलार वाइटिस। लेकिन ये भी दोबारा से सोलार वाइटिस भी एक ग्रेप्स का जो है कि एक प्रजाति है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में मिलता है, और वो भी स्विट्जरलैंड में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ की ग्रेप्स नहीं, वो स्विट्जरलैंड की स्पेशली मतलब स्पेसिफिक पीस होता है। उसमें से जो है कि ये दो में से स्टेम सेल्स डिराइव किए हैं डॉक्टर फ्रेड जूली ने। उनके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उसके बाद उसको अमेरिकन पेटेंट लिया गया। और अमेरिकन पेटेंट का नाम है दैट इज कॉल्ड फाइटोसैल्टेक। फाइटोसैल्टेक अगर आप गूगल में टाइप करते हैं तो पूरा उसका जो है कि पेटेंट का पूरा वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एफडीए सर्टिफाइड लिया गया, यानी अमेरिकन सर्टिफाइड है सर, एफडीए। एफडीए सर्टिफाइड यानी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जो एफडीए होता है वो अमेरिका का सबसे सुपर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है सर, फूड एंड ड्रग्स का। तो उसका जो है कि उससे सर्टिफाइड लेके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके अंदर और 15 इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं सर। और वो 15 इंग्रेडिएंट है, उसमें एस्टाजेंटिन है, मेलन एसओडी है, कोएंजाइम Q10 है, 7 टाइप्स ऑफ बेरी है, उसके बाद जो है कि सी बॉक्टून है, उसके बाद जो है कि एलिवेडा, ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट जो होता है एलिवेडा है। यानी ये सपोर्टिव जो है कि इंग्रेडिएंट और ऐड किए गए हैं सर। यानी कि ये काम कैसे करेगा कि हमारी बॉडी में जब जाता है तो ये स्टेम सेल जो है कि स्पेशलाइज सेल को तो बनाएगा, लेकिन उसको नर्चर करने के लिए, क्योंकि नया जो सेल बना है वो भी मर सकता है,
वो भी डेड हो सकता है, तो उसको नर्चर करने के लिए सपोर्टिव की जरूरत होती है। आप चाहे कुछ नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन 7 टाइप्स ऑफ बेरी जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट और हाईली न्यूट्रिएंट है सर, वो उसको दिया जाता है। साथ में जो सपोर्टिव, आप एस्टाजेंटिन का नाम ले लीजिए, सी बॉक्थुन ले लीजिए सर, एलिवेडा का नाम ले लीजिए सर। एलिवेडा तो एक ऐसी चीज है सर कि जिसके ऊपर बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि एलिवेडा के समान इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं सर। जैतून का तेल का एक्सट्रैक्ट सर, जिसको एलिवेडा कहा जाता है। जी। तो ये सारे करके एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है कि मलेशिया में तैयार होती है सर, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होके, जिसका नाम, ये मलेशिया की एक बहुत बड़ी जो है कि नैनो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है सर, जिसके पास ऐसा टैग जो है कि प्लांट है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लांट कहा जा सकता है सर, इस प्रकार की जो है कि जबरदस्त प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, जिसका नाम है ओरिजिन फूड। ओरिजिन फूड भी आप ऑनलाइन के ऊपर देख सकते हो सर। उसका जो काम करने का तरीका है बहुत गजब है, वर्ल्ड वाइड है सर। और वो जो है कि अपने प्लांट में इस प्रोडक्ट को तैयार किया है सर, और उस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है एसेंस केयर। एसेंस केयर जो है कि पाउडर फॉर्म में आता है, एक पड़ीकी में आता है, और एक बॉक्स के अंदर 15 सैचेट होते हैं। और वहां वहां से ये, मलेशिया से ये लीगली वे से सर, इलीगली वे से बिल्कुल नहीं, 100% लीगली वे से हमारे इंडिया में बहुत मतलब कि कुछ सालों पहले तक हमारे इंडिया में लीगली वे में उपलब्ध नहीं था सर। इंडिया में नहीं था, इसलिए हम लोगों को जाके मलेशिया से लाना पड़ता था। लेकिन अभी वी आर वेरी लकी कि हमें जो है कि इंडिया के अंदर लीगली वे में उपलब्ध है सर। हमारा जो सिस्टम है, जिसको कहते हैं फाइटोलाइफ इंडिया फैमिली सॉल्यूशंस, जो उसका हेड ऑफिस इम्फाल में है सर, और वहां आता है, और वहां से जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और सप्लाई होता है। तो ये था सर हमारा प्रोडक्ट। अब इससे आगे की बात कर लेते हैं सर। कई लोगों का सवाल ये होता है कि भाई, इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो एफडीए सर्टिफाइड है। जी। एफडीए सर्टिफाइड यानी कि वर्ल्ड का जो है कि सबसे बड़ा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड माना जाता है एफडीए को। मतलब अमेरिकन सर्टिफाइड है सर। इसके जीरो साइड इफेक्ट है सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल वस्तु है सर। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं किया गया है जो आपकी बॉडी को कभी नुकसान कर सकता है। कोई स्टीरॉइड या कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज नहीं है। 100%। कोई लोग बोलते हैं सर ये एक दवा है, ये कोई ड्रग है, या फिर ये कोई फूड सप्लीमेंट है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, न तो ये कोई दवा है, न ही कोई फूड सप्लीमेंट है। ये 100% सेल है, एकदम एक्टिव लाइव प्लांट सेल है सर। हाँ, जी। ये एक्टिव लाइव प्लांट स्टेम सेल है, जो आपकी बॉडी में जाके क्या वर्क करेंगे वो बताऊंगा सर। ये इतने सेफ है कि आप इसको किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं किसी भी सेमेस्टर के दौरान। नहीं तो प्रेग्नेंट लेडी को देने के, एक अगर गोली भी देनी हो ना सर, तो 100 बार सोचना पड़ता है कि दें कि नहीं। लेकिन इसको आप दे सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को खिला रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो बच्चा पैदा होगा उसका आईक्यू पावर बहुत तगड़ा होगा, और वो दूसरे बच्चों से एकदम डिफरेंट और बहुत तेज होने वाला है सर। जी। अच्छा। आप किसी भी लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं, जो दूध पिलाती माता होती है उसको भी दिया जा सकता है। आप जो है कि 1 दिन के बच्चे को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हो सर। 1 दिन का बच्चा, यानी कि मैं इतना भी कह सकता हूं सर कि जो 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 वो बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है सर, और उसको पेटी में रखता है ना सर, तो उस बच्चे को भी आप इसको दे सकते हो। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट, एकदम जीरो। दूसरा सवाल, कई लोगों के सवाल ये होता है सर कि देखिए, एक बंदे को 4-5 प्रॉब्लम, मान लीजिए उसको कैंसर भी है, किडनी का प्रॉब्लम भी है। देखिए, कैंसर वाले को भी हम यही देते हैं, किडनी के प्रॉब्लम वाले को भी यही देते हैं, लीवर फेलियर को भी यही देते हैं, बीपी वाले को भी यही देते हैं, डायबिटीज वाले को भी यही देते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले को भी यही देते हैं, XYZ सबको यही देते हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई, ये कोई शंकर भगवान की जो कुंभ में भी उपयोग हो रही है वो बबूत है क्या? जिससे जो है कि एक ही चीज सब चीज मिटा देगी, ऐसा कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपका सवाल जायज है सर, और होना ही चाहिए। और इसका जवाब ये बनता है सर कि एक्चुअली सर,
ये प्रोडक्ट को लेने का जो है ट्रिक वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, कोई सी भी प्रोडक्ट आपकी बॉडी में काम कब करेगी या रिजल्ट कब देगी? जब वो बॉडी में जाएगी, इंटेक होगी। और इंटेक होने के लिए, आपकी बॉडी में किसी भी चीज को इंटेक्ट करवाने के लिए, या तो आप खा सकते हो, या पी सकते हो, या चबा सकते हो, या इंटरवीनस यानी कि इंजेक्शन द्वारा। ये चार चीजें ही हैं जिसके द्वारा आपकी बॉडी में वो जो प्रोडक्ट है प्रवेश करेगी। लेकिन पांचवा टेक्निक एक और है, जिसको शायद आप जानते नहीं। उसको कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब यह है सर कि आपको इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है। आपको जो है कि सुबह में उठ के बिना ब्रश किए, ब्रश करने से पहले आप लेते हैं तो अच्छा है। कई लोगों के सवाल होते हैं, सर ब्रश करने के बाद लूं तो क्या होगा? तो भी वो तो रिजल्ट देगी ही देगी, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं है। लेकिन ब्रश करने से पहले अगर आप लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है सर। और वो कैटालिस्ट का काम करती है। तो आप बिना ब्रश किए अगर लेते हैं तो अच्छी बात है। और भूखे पेट लेना है सर। भूखे पेट इसलिए लेना है, आप अगर खाने के बाद लेंगे तो भी ये रिजल्ट देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। तो आप भूखे पेट इसलिए लेना है सर, कि भूखा पेट जब हमारा होता है सर, तो हमारी बॉडी क्या होती है? रिसेप्टिव मोड में होती है। जी, रिसेप्टिव मोड में होती है, तो उसका 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है सर, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए जो है कि आपको भूखे पेट लेने के लिए सर कहा जाता है। तो सुबह उठ के इस पड़ीकी को तोड़ के थोड़ा यूं यूं बराबर मल के उसको जो है कि तोड़ के हाथेली में नहीं लेना है सर, डायरेक्ट आपको जीभ के नीचे, आपकी जीभ के नीचे ये पाउडर रख लेना है। अब जीभ के नीचे क्यों? जीभ के नीचे इसलिए सर, इसको सबलिंगुअल एप्लीकेशन कहा जाता है। जीभ के नीचे इसलिए सर कि हमारी जीभ के नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग है, जो डायरेक्ट अटैच है ब्रेन से। और अगर नॉर्मली भाषा में आपको समझना है, तो अगर कभी कभी कुछ लोगों को जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर कहता है कि एक गोली देता है, सॉर्बिट्रेट नाम की गोली आती है, देता भाई इसको तोड़ के इसकी जीभ के नीचे रख दो। क्यों रख लो? क्योंकि ये एकदम फास्ट ट्रैक है सर। किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आप मुंह से खाते हैं तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, उसके बाद वो ब्लड में आएगा और उसके बाद वो रिजल्ट देगा। लेकिन ये डायरेक्ट इंजेक्ट है सर। यहां से आप अगर टंग के नीचे रखते हो तो ये सीधा ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन हमारी बॉडी का मैनेजर कहलाता है। बाहर से जो चीज आई है उसकी कहाँ जरूरत है, ये हमारी बॉडी खुद जानती है। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेन को पता है, आपको नहीं पता है। आपका ब्रेन अच्छी तरीके से जानता है कि ये चीज आई है, ये कहाँ के लिए काम की है। अगर काम की नहीं है तो वो बाहर निकाल लेगा। जी, वो तुरंत ऑर्डर करेगा रिजेक्शन सिस्टम को कि आप एक्टिव हो गए, इसको थ्रो आउट कीजिए। जी, तो ये पूरा सिस्टम भगवान ने बहुत गजब बनाया सर, इसका पार आज तक कोई नहीं पा पाया। और नए आप और हम लोग पा पाएंगे सर। क्योंकि 40 साल से कोई बंदा अगर डॉक्टरी कर रहा है ना, उसको अगर ये पूछो कि सर आप क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं सर मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज 40 साल के बाद भी प्रैक्टिस। क्योंकि सर इस जो भगवान ने ये बॉडी बनाई है, इसका पार आज तक कोई पा ही नहीं पाया सर। तो हम और आप कैसे पा सकते हैं? तो ये बॉडी को ऐसा बनाया गया है सर कि बाहर से जो चीज आई है तो ब्रेन को पता होता है। अब ब्रेन जो है कि वो प्रोडक्ट को थ्रू ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू आगे के लिए जो है कि ट्रैवल कराएगा। अब हमारी बॉडी जानती है, मान लीजिए कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो हार्ट में ऑटोमेटिक वहां पर एब्जॉर्ब होगा सर ये। उसी बंदे को आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी में भी ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होगा सर। उसी को अगर मान लीजिए कि डायबिटीज है तो पेन क्रियाज ऑटोमेटिक उसका ऑब्जॉर्व करेगी सर। सर ऐसा तो नहीं होता नहीं कि ब्लड ये बोलेगा कि भाई मैं ये जो प्रोडक्ट साथ में लेके आया हूं, ये मैं खाली हार्ट को ही दूंगा, किडनी और पेन क्रियाज को नहीं दूंगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ब्लड तो ऑल ओवर ऑर्गन, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है, सभी जगह जाता है सर। और सभी जगह जाता है तो जो बाहर से चीज जाइए तो जहां जहां पर इसकी जरूरत होती है, वहां पर हमारी बॉडी ऑटोमेटिक इसको एब्जॉर्ब करती है सर। और ये जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो ये अपना काम होना शुरू कर देती है। इसीलिए सर ये एक के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट, 100 जंतर का एक मंत्र। अगर कोई व्यक्ति इसको खाली किडनी प्रॉब्लम के लिए ले रहा है, तो उसको अगर डायबिटीज है तो उसके ऊपर भी ये काम करेगी, बीपी है तो उसके ऊपर भी ये काम करेगी, और भी कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी ये काम करेगी। यानी कि मल्टीपल वे में अकेली प्रोडक्ट काम कर सकती है सर, जिसके लिए अलग अलग से आपको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और है सर, और वो सवाल ये है, कई सारे लोग ये भी पूछते हैं सर हमें कभी कभी कि सर कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि देखिए हमारे पास अगर मदर सेल है,
या स्टेम सेल है, तो वो न्यू ऑर्गन जनरेट कर सकते हैं सर। और ऑर्गन जब न्यू जनरेट हो जाता है तो ऑर्गन का फंक्शनिंग नया जैसा हो जाता है, और फिर जो है कि उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आए वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सर ये तो प्लांट स्टेम सेल है। ह्यूमन स्टेम सेल ह्यूमन के ऑर्गन तैयार करता है सर। तो प्लांट स्टेम सेल प्लांट के ऑर्गन तैयार क्यों ना करे? ये तो हम प्लांट के स्टेम सेल ले रहे हैं, तो ये तो हमारे पेट में जाके पेड़ पत्ती पौधे ऐसे क्यों नहीं तैयार करे? ये क्यों जो है कि किसी की किडनी रिपेयर करे या वगैरह वगैरह करे? तो सर इसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि एक्चुअली ये जो हमारे जो ये प्लांट स्टेम सेल है सर, ये करते क्या है अपनी बॉडी में जाके, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? एक्चुअली क्या है कि मैंने जो आपको बताया था कि मतलब कि सोर्सेज क्या है, उसमें पहला सोर्स मैंने आपको बताया कि आपके और हमारे अंदर ऑलरेडी स्टेम सेल है। लेकिन कैसे हैं सर? डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब है कि वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हैं, उनको कोई जगा नहीं सकता, इसलिए वो किसी काम के नहीं है। तो अगर उनको वापस जगाया जाए, यानी कि उनको वापस एक्टिवेटेड करें हम, या एक्टिवेटेड किया जाए, तो कहते हैं कि लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, ऐसे ही स्टेम सेल को एक्टिव करने के लिए स्टेम सेल चाहिए। तो ये स्टेम सेल क्या करते हैं सर, हमारी बॉडी में जाके हमारा जो डोरमेंट स्टेम सेल है उसके अंदर अपना न्यूक्लियस और डीएनए ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर। एपिजेनेटिक फैक्टर में जो है कि जितने भी मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स होते हैं वो ट्रांसफर, ये पूरा चैप्टर है सर, इसको समझने के लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, और हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। इतना जान लीजिए कि एपिजेनेटिक फैक्टर के थ्रू ये अपना डीएनए और न्यूक्लियस उस हमारा जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के थ्रू उसको एक्टिवेटेड कर लेता है। और जैसे ही हमारा स्टेम सेल एक्टिवेटेड होता है, उसके अंदर तो ये क्वालिटी है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर लेता है सर। जी। तो ये जो है कि इस तरीके से जो है कि वर्कआउट करता है। कुछ लोगों का सवाल एक और है जिसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। कई सारे लोग बोलते हैं सर कि देखिए सेल जो होता है वो तो जीवित है, और जीवित सेल अगर है तो वो सूखा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा तो ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर फॉर्म में है, तो वो सूखा कैसे हो सकता है? जीवित तो हमेशा गीला होता है। तो इसके पीछे वजह सिर्फ ये है सर कि हमारा जो स्टेम सेल है वो प्लांट ड्राइव स्टेम सेल है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। आप एक गेहूं के बीज को लीजिए। गेहूं का सूखा बीज होता है, उसका हम लोग जो है कि आटा बना के रोटी बनाते हैं। एकदम कंप्लीट सुखा के, तभी उसका आटा बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। चलो उसका रोटी बना के खा लिया। लेकिन उसी गेहूं को अगर खेत में डाल के पानी देंगे तो क्या होगा सर? वो उग जाएगा सर। हेलो। तो प्लांट्स में ये खास क्वालिटी होती है कि उसका ड्राई फॉर्म में ही स्टेम सेल होता है, लेकिन जैसे ही उसको वातावरण मिलता है वो अपने आप को अंकुरित कर देता है सर। तो ये जो है कि इसके पीछे ये वजह। कुछ लोगों का ये भी है कि सर कि जो है कि इसका कोई ओवरडोज तो नहीं होता ना। तो देखिए सर, डोज की जहां तक मतलब कितना लेना चाहिए, तो ये कितना आपको लेना है ये डिसाइड करता है सर कि आपकी एज क्या है, आपको प्रॉब्लम कितने समय से है, और किस लेवल तक की प्रॉब्लम है। नॉर्मल केसेज में हम रोज का एक भी देते हैं सर, और कुछ केसेज में रोज के शाम सुबह भी दिया जा सकता है। कुछ केसेज में हम रोज के चार, सुबह दो और शाम को दो भी दिए जा सकते हैं। और कुछ केसेज में हम लोग रोज के 6 सैचेट भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि एक फोर्थ स्टेज कैंसर में कोई बंदा आ गया है, तो उसको रोज के दो से काम नहीं चलेगा, उसको रोज के 6 देने पड़ेंगे, क्योंकि कैंसर को आगे बढ़ने से रोकना पहले प्राइमरी में आता है, मिटाना बाद में आता है। तो उसको लोडिंग डोज देना पड़ता है। और कहने का मतलब है कि ये डिसाइड करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके अपर्स में जो नॉलेजेबल व्यक्ति है उसको एक बार उसकी सारी हिस्ट्री बताइए, उसके बाद में वो आपको डोज बता देंगे कि आपको रोज का कितना डोज लेना है। उसके बाद में कि कितने समय तक लेना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं सर कि नॉर्मल केसेस में मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम इसको 8 से 10 महीने। और जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई, या फिर सिकल सेल एनीमियाज हुए, या फिर थैलेसेमियाज हुए, इस प्रकार के गंभीर बीमारियों में इसको 1.5 से 2 साल भी लेना पड़ सकता है सर, क्योंकि उसके उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन नॉर्मली 3 से ले चुके 6 और 8 और
10 महीने में जो है कि नॉर्मली इसके बहुत, यानी कि आप उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट, जैसे कि एक कैंसर वाला पेशेंट है, तो उसको रेगुलर जो है कि नॉर्मली 8 महीना तो लेना ही लेना है सर, लेना ही लेना है। तो उसको हम लोग कहते भी हैं कि आप पहले 3 महीने जो है कि लोडिंग डोज लेना है, और उसके बाद उसका रिपोर्ट देखने के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि इनकी डोज को रिड्यूस किया जाए या फिर एज इट इज रखा जाए। तो ये आपको जो है कि इसका रिजल्ट जो है, अच्छा कई लोगों को ये भी सवाल होता है सर कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा। इस बात को आप गौर से सुनना सर। अभी तक मैंने जो पिछले 1 घंटे से शायद मैं लगा हूँ, हाँ, जी, एक सवा घंटा होने आया है, और सवा घंटे में मैंने एक बात कहने को, आप एक बात तो समझ गए होंगे कि दुनिया की किसी भी अनक्योरेबल डिजीज को क्योर किया जा सकता है अगर आपके पास स्टेम सेल है तो। लेकिन शर्त यह है कि वो ओरिजिनल स्टेम सेल स्टेम सेल हो तो ही, स्टेम सेल नहीं है तो नहीं होगा। हाँ जी। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आपके, अगर किसी बंदे को, अगर किसी को कैंसर हो गया, मैं कैंसर के ऊपर स्पेशली 5 मिनट लूंगा, किसी को कैंसर हो गया या फिर किडनी हो गया, लीवर फेलियर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पैरालिसिस में है, बच्चे नहीं हो पा रहे, थायराइड है, या फिर माइग्रेन सतत रहता, ऐसी अनक्योरेबल डिजीज का अंत आना तय है, मिट ही जाएगा। क्योंकि आपने ये अभी तक का जो सुना है उससे आपका दिमाग खुद कह रहा होगा कि हाँ यार इससे मिट जाए। क्योंकि यार एक किडनी का प्रॉब्लम क्यों नहीं मिटेगा? अगर इसी स्टेम सेल ने किडनी को हमारी माता के घर में बनाया है तो यहाँ पर दोबारा क्यों नहीं बनाएगा? हाँ, बनाएगा सर। लेकिन सर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, दिक्कत यह है, प्रॉब्लम आती है कि पेशेंस नहीं होता सर। पेशेंस बंदे को नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को 15 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को 2 महीने में, कुछ लोगों को 3 महीने में, कुछ लोगों को 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 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 मिलेगा। 12 साल की मेरी हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं बना कि किसी को रिजल्ट नहीं मिला हो। सिर्फ 2 लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, और वो कौन थे? जिन्होंने लेके प्रोडक्ट अपने जो है कि किसी कपाट में ले जाके रख लिया, खाया नहीं, उसको रिजल्ट नहीं मिला। दूसरा, जिसको जितना डोज बोला गया था उतना डोज उसने नहीं लिया, अपने दिमाग से डोज यूज किया, उसको रिजल्ट नहीं मिला। और तीसरा, वो जिसको जितना समय तक बोला गया उतने समय, आपको आज 4 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए सर, प्रोडक्ट काम कर रही है। आप बॉम्बू को जानते हो? बॉम्बू को, बॉम्बू का पेड़ जब लगता है ना सर, तो कभी अपने खेत में जाके बॉम्बू का एक जड़ ले जाके लगाना, उसको खाद देना, बीज देना, सब देना, साला 6 महीने तक एक भी पत्ता नहीं निकालता वो, हेलो, नहीं निकालता। लेकिन आपने खाना और उसको खाद देना बंद नहीं किया ना, अगर पानी और खाद देना, तो 6 महीने के बाद अगले 1 महीने में 16 फुट लंबा होता है वो, हेलो, 16 फुट लंबा हो जाता है। तो अगर वो 6 महीने तक अगर वो बाहर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने अंदर काम कर रहा है सर, आपको रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि रिजल्ट दिखने में बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। सबसे पहले आपका मनोबल, आपका मनोबल कैसा है? एक बंदे ने सोच लिया मुझे तो मरना ही है, उसको तुम कुछ भी दे दो साला फिर नहीं बचेगा, हेलो। आपका मनोबल क्या कहता है, आपका कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, आपकी पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सबको बताना चाहूंगा मेरे भाई, ऐसे कोई अनक्योरेबल डिजीज है, ऐसे पेशेंट्स को जो है कि ज्यादा आपके आपके सगे मेरे भी हैं सर, काका काकी, मामा मामी, भाई बुआ भतीजा वगैरह, सब लोग अपने हालचाल पूछने आते हैं। उन सबसे थोड़ा उनको अगर दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हालचाल तो पूछने आते हैं लेकिन 4 गुना टेंशन और देके जाते हैं जी। तो अरे ये कैसे हो गया, ओ पर उससे वो जो है कि, कहने का मतलब यह है कि इन सारी, यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत तगड़ी पड़ती है सर। तो साइकोलॉजिकल उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह है कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी, यानी कि उनका बॉडी उनको कितना सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी जो है कि रिजल्ट डिपेंड करते हैं, कि उनको कितना फास्ट रिजल्ट आएगा या कितना स्लो रिजल्ट आएगा। बाकी रिजल्ट पक्का आएगा, आएगा, आएगा और आएगा ही। पेशेंस रखना पड़ेगा जी, पेशेंस रखना पड़ेगा सर। कई लोग ये बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट किसी को दिया और मर गया कोई तो। ये सवाल मैं सामने से ही कर रहा हूं सर, नहीं करते लोग, बहुत सारे करते भी है, मर गया कोई तो मैं तो उसको ये बोल रहा हूं सर कि भाई साहब,
इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे कोई व्यक्ति मरे, उसे जिंदगी जीने, ये इसको जीवन रक्षक प्रोडक्ट की जा सकती है। बावजूद इसके अगर कोई ये सिद्ध कर देता है कि इस प्रोडक्ट को खाने की वजह से किसी की मौत हुई, तो उसको 6 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है सर। हमें भी उसको दिलवाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वह कंपनी ने ये जो है कि ये जो 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 दो इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर 6 करोड़ रुपीज का जो है कि इंश्योरेंस मिबिल बायोकेमिस्ट्री ने करके रखा है। अगर कोई सिद्ध कर ले कि इसकी वजह से किसी की मौत हुई है, लेकिन अगर इसकी वजह से मौत नहीं हुई, केस चला और गलत गया, तो वो 6 करोड़ रुपए का दावा सामने वाले के ऊपर ठोकेगा, ये पक्का है जी। तो कहने का मतलब ये है सर, इतनी गजब प्रोडक्ट, कई लोग बोलते हैं ओवरडोज तो नहीं होगा ना सर। सर ये जब ड्रग ही नहीं है तो ओवरडोज कहाँ से हो गया सर? मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये ड्रग है ही नहीं, और ड्रग नहीं है तो ओवरडोज कहां से? एक बच्चे के हाथ में आए तो पूरा पैकेट खा जाएगा वो एक ही दिन में, और तो खा जाएगा तो ओवरडोज, बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं है सर, आपके जेब के ऊपर ओवरडोज आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। आपके जेब का जो है कि आपका जो जेब है उसके ऊपर ओवरडोज आएगा, बाकी कहीं आएगा नहीं। तो आपको रिजल्ट जो है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर कि सर चलो मैंने ये प्रोडक्ट खाया, मेरे को प्रॉब्लम थी, मिट गया, दोबारा से तो नहीं होगा ये भी एक बात है सर। तो उन सारे बंदों को मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आप मेरे से क्वेश्चन कैसा कर रहे हैं ये पता है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बंदे को सांप ने काट लिया और उसको तुरंत फटाफट हॉस्पिटल लेके चले गए, और जाके डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत करके जैसे तैसे करके उसके सांप का जहर उतार के उस बंदे को ठीक कर लिया। अब बंदा ठीक हुआ और जाते हुए डॉक्टर मिले तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब थैंक यू आपने मुझे ठीक कर लिया, लेकिन अब मुझे सांप काटेगा तो दोबारा जहर तो नहीं चढ़ेगा ना? कि अगर फिर से सांप काटेगा तो जहर तो नहीं चढ़ेगा ना? तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर आप कैंसर से पीड़ित है और आपका कैंसर मिट गया है, आपको जबड़े का कैंसर था क्योंकि आपने पड़िकियां खाना नहीं छोड़ी, आपने जो है कि दुनिया भर की तंबाकू का उपयोग किया, आपका लीवर खराब हो गया क्योंकि आपने बहुत सारी ड्रिंक की, आपका फेफड़े में कैंसर हो गया क्योंकि आपने बहुत सारी स्मोकिंग की, उन सारी वजह से भी आपने अगर एक बार छुटकारा पा लिया, लेकिन दोबारा से आप अगर वही काम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फिर से ना हो, फिर से होगा सर। जी। जिन वजह से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम मिटी है, हुई थी, उन्हीं वजहों को आप दोबारा से फिर दोहराएंगे तो वो तो वही होना है सर, फिर से होगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। बाकी अगर आप जिन वजहों से आपको ये प्रॉब्लम हुई थी उस आदतों को सुधार लें, उन चीजों के ऊपर खास ध्यान दें, तो ये दोबारा कभी होता नहीं है। कई लोग ये भी पूछेंगे कि सर हमें बार बार तो नहीं लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं है सर। इसमें ऐसा होता है, फर्स्टली 3 से 4 महीना लोडिंग डोज होता है, फिर रिपोर्ट के अनुसार देख के उसको जैसे कि 6 में से 4 किया जाता है अगले 2 महीने, उसके बाद जो है कि अगले 2 महीने 4 में से 2 किए जाते हैं, उसका अगले 1 महीने एक, और उसके बाद कुछ नहीं। अगली एक और खास बात, कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या ये प्रोडक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ बीमार है, क्या इसको हेल्दी लोग नहीं ले सकते? तो मेरा जवाब ये है सर, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग हेल्दी अपने आप को मान रहे हैं बैठे हुए, तो ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। यहाँ पर जो है कि आप और हम हेल्दी तभी तक है जब तक कि हमने अपना रिपोर्ट नहीं करवाया। आप अगर एक बार जाके अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराएंगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आपको है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जो है कि इसको प्रिवेंशन के तरीके से भी ले सकते हैं। अगर साल में 3 महीना अगर हम शाम सुबह एक एक सैचेट इसको खा लेते हैं, तो ऐसी कोई अनक्योरेबल डिजीज हमको कभी नहीं होगी, उससे हमें छुटकारा परमानेंट मिल सकता है। दूसरा ये है सर कि ये एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है, इसको आप एंटी एजिंग के तरीके से भी ले सकते हैं सर। इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि आपने अगर इसको लेना शुरू किया तो आज अपना फोटो खिंचवा लीजिए और 3 महीना खा के दोबारा से अपना फोटो देखिए, आपको खुद डिफरेंट पता चलेगा कि आपके अंदर क्या, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है कि आपका बायोलॉजिकल एज को कम करता है। अगर आप 50 साल के हो चुके हैं तो इसमें तो एक भी जो है कि दिन हम कम नहीं कर सकते, तो भगवान के हाथ की बात है। लेकिन इससे बायोलॉजिकल एज यानी कि आपकी जो बॉडी की उम्र है वो 50 से 30 के बीच में हो सकती है सर। आपका जो है कि एंथुजियाज्म इतना रहेगा, आपको जो है कि एक्साइटमेंट इतना रहेगा, जोश इतना रहेगा, आपकी स्किन अगर थोड़ी आगे पीछे हो गई है या फिर ये प्रॉब्लम्स वाला क्रिएट हो रहा है, तो वो भी जो है कि ऑटोमेटिक, यानी कि एंटी एजिंग फॉर्मूले से भी इसको लिया जा सकता है। फटाफट दो चीज के ऊपर मैं फिर बात कर लेता हूं, उसके बाद जो है कि आपसे बात करता हूं। मैडम ने मुझे स्पेशली बोला था कि डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज में जो है कि डायबिटीज 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं सर। टाइप 1 जो है कि मैक्सिमम जो है कि बच्चों के अंदर पाया जाने वाला एक डायबिटीज की प्रॉब्लम है सर।
और कुछ मतलब कि एजेड, मतलब बहुत एजेड लोगों को ये नहीं होता सर, एक्चुअली ये बच्चों में है। और 25 30 40 साल के लोगों में अधिकतर पाया जाता है। और ये ज्यादा लोगों में नहीं होता, बहुत कम केसेस में ये होता है। और टाइप 2 जो डायबिटीज है, वो टाइप 2 डायबिटीज तो नॉर्मली आज के जमाने में सर, आप जैसे ही 50 की उम्र पास कर लेते हो तो 90% एंड अबोव लोगों में जो है कि ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। क्योंकि इसको न तो आप रोक सकते हैं न मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि हमारा खाना पीना और हवा ये तीनों तीन चीजें खराब हो चुकी है, जिससे आप न तो बच सकते हैं न बचने की कोशिश कर पाएंगे सर। हवा भी ठीक नहीं है, पूरी प्रदूषित हवा है। खाने का हमें पूरा जो है कि केमिकल वाला मिल रहा है सर, जो डीएपी और यूरिया से पैदा किया जाता है। पेस्टिसाइड्स जो है कि उसमें यूज होते हैं। और पानी जो है कि पूरा जो है कि खराब हो चुका है। तो इन तीन की वजह से नॉर्मली केसेस में टाइप 2 डायबिटीज अब 50 एंड अबोव के ऊपर आ ही जाता है सर। और अगर नहीं भी आया है तो भी जो है कि बहुत सारे लोगों को टाइप 2 जो होता है सर, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि टाइप 1 के अंदर जो है कि फर्स्ट डे से ही आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि टाइप 1 जब अटैक करता है, टाइप 1 में जो है कि हमारी इम्यूनिटी ही हमारी जो है कि पेन क्रिया के ऊपर हमला बोल देती है सर। और उसकी वजह से जो है कि पेन क्रिया यानी कि जितने भी बीटा सेल होते हैं 100% डैमेज हो जाते हैं। और जब 100% डैमेज हो जाते हैं तो फर्स्ट डे से ही हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ना शुरू होती है। इसलिए टाइप 1 में हमको डे 1 से जब से पता चलता है तब से ही हमें इंसुलिन लेना शुरू करना पड़ सकता है या पड़ता है। लेकिन सर टाइप 2 में जो है कि ऐसा नहीं होता है। टाइप 2 में मैंने जैसे बोला कि 1000 में से पहले 200 मरे तो आपको जो है कि गोली से काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ तो इंसुलिन पैदा कर रही है अपनी पेन क्रिया। यानी कि टाइप 2 में 100% पेन क्रिया जो है कि इनएक्टिव नहीं होती सर। टाइप 2 को जल्दी से जो है कि हम मतलब कि थोड़ा फास्टली जो है कि उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 में जो है कि रिकवरी आपकी आएगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टाइप 1 के अंदर आपको लॉन्ग टर्म 1.5 से 2 साल तक भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी पेन क्रिया 100% डे 1 से ही काम करना बंद कर लेती है। इसलिए आपको टाइप 1 में जो है कि ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा सर। और टाइप 2 आराम से आपको जो है कि विद इन 1 ईयर आप कह सकते हैं आपका जो है कि कंट्रोल आ जाएगा सर। कंट्रोल का मतलब ये है सर कि डायबिटीज मिटा, मैं ये नहीं मानता कि भाई कि चलो मुझे डायबिटीज अभी जो है कि पहले 300 रहता था, मतलब खाने के बाद, और फास्टिंग में 200 रहता था। लेकिन अभी खाने के बाद मुझे 110 रह रहा है या 105 रह रहा है। तो ये मैं नहीं मानता सर कि थोड़े दिन के लिए है सर। मैं तो ये बोलूंगा कि मैं 4 रसगुल्ले खाऊं और फिर भी 105 रहे या 100 रहे तो डायबिटीज मिटा कहा जा सकता है सर। ये स्थिति आपकी आ जाएगी, लेकिन ये आपकी 8 से 10 महीना, मैक्सिमम 12 महीना लग सकता है सर। इससे ज्यादा का लेने की जरूरत नहीं। लेकिन टाइप 2 में आपको लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा सर, क्योंकि पूरी ही पेन क्रिया खत्म फर्स्ट डे से ही हो गई होती है। तो ये जो है कि डायबिटीज के बारे में था। कैंसर के जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद है, उन सबको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सर, देखिए बिलीव, भरोसा कीजिए मेरे भाई। क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इतना समझ लीजिए कि कैंसर का दूसरा नाम होता है कैंसर। जी। मैं किसी की जो है कि भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता सर। लेकिन कैंसर जिस बंदे को हो गया होता है, जिस भी बंदे को हो गया होता है, 1% लोगों को छोड़ के आप नजर फैला के देख लेना सर। 1% लोगों को छोड़ के बाकी के लोगों को दुनिया के किसी भी डॉक्टर्स ने, दुनिया के किसी भी दवाखाने ने क्या कभी 3 साल से ज्यादा की लाइफ दी है? नहीं। आप रिसर्च कर लेना सर, नहीं दी जाती। सर जब से स्टेम सेल थेरापी मार्केट में आई है, तब से मैं ये भगवान का वरदान मान रहा हूँ सर कि जो है कि जिन्होंने स्टेम सेल लेना शुरू किया सर, तो ये जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, मारना और जीना तो ईश्वर के हाथ की बात है सर। मुझे एक बंदा कह रहा था सर कि तो इसका मतलब आदमी कभी मरेगा ही नहीं। क्या सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो फिर आदमी कभी मरेगा ही नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है। आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन से ही भगवान ने, सच बात है कि लिख लिया कि आप जीवन भर में कितनी श्वास लेंगे। लेकिन देखिए ना सर, कि वो बोलता है सर तो फिर तो मुझे जब मरना है तब मरना हूं, तो फिर दवा क्यों लेने की जरूरत है? मैं कहा देखिए सर, मान लीजिए कि भगवान ने अभी आपका 10 साल बाद मरना लिखा है। कि आपकी मौत 10 साल बाद होगी। लेकिन आज अगर आपको कैंसर हो गया है तो ये 10 साल आपका जो है कि बेड के ऊपर पड़े सड़े सड़ सड़ के मरना मरना पड़ेगा ना सर। इसके करता बेटर हम स्टेम सेल लें।
ताकि हम 10 साल बाद मरेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बीच वाली जिंदगी उसको तो आराम से निकालें। जी। तो कहने का मतलब ये है सर कि आपके पास जो है कि प्रोडक्ट है, तो कैंसर वाले बंदेज को मैंने आपको कह रहा हूं सर कि आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप पेशेंस रखिएगा। आपको रिजल्ट मिलेगा 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 और मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नॉट यू आर गॉड एंड नॉट आई एम गॉड है। जी जी। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और दूसरा कौन सा रास्ता है सर? मेरे को कई कैंसर पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट को हम लोगों ने ठीक किया है सर, बहुत सारे लोगों को। आप लोग कई सारे बोलेंगे कि मुझे उसका नंबर शेयर कीजिए, तो वो मैं नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, आपको रूबरू मिलना तो मैं किसी से मिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का नंबर शेयर इसलिए नहीं करता सर। हम लोग नहीं करते सर, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। क्योंकि मेरे सब पास तो जो कि 2,000 लोग हैं सर, 2,000 लोगों को अगर मैं नंबर दे दूंगा, तो जिसको कैंसर मिटा है उसको हर रोज 2,000 फोन आएंगे। आपको कैंसर मिटा तो साला उसको मिटा हुआ दोबारा से हो जाएगा। जी। तो प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं की जा सकती, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। और इसके बावजूद अगर और किसी का जो है कि कोई सवाल है तो वो मुझे कर सकता है सर। मुझे लगता हेलो है कि सर। 1.5 घंटा हो हेलो चुका सर। है। यस। हेलो सर। हाँ जी हाँ सर, सर, यस। मुझे ये पूछना था कि ये जो पाउडर मेलास डोमेस्टिका के मतलब फ्रूट से बनता है, ये बराबर है ना? यस, श्योर नहीं नहीं, सर। आप, ये प्लांट से बनता है, और एक कौन सा एक दूसरा टाइप बताया आपने, और एक जिसमें स्टेम सेल होती है प्लांट में? मतलब कि जो प्लांट दूसरा जो है सर, उसका नाम है सोलार वाइटिस। ओके, मतलब ये मेलास डोमेस्टिका से बनती है क्या सोलर वाइटिस से बनती है ये पाउडर? ये इसके अंदर ये दोनों ही है सर। ओके। मेलास और डोमेस्टिका एक डिफरेंट प्लांट है, और हाँ, सोलार वाइटिस भी एक डिफरेंट प्लांट है। ठीक है। और मुझे और एक बात पूछनी है, विटिलिगो पे काम करता है क्या? कहाँ पर सर? विटिलिगो, व्हाइट कोड कोड आता है ना शरीर पे, सफेद वाला। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, मेरे ही गुरु हैं, उनको ये विटिलिगो हुई हुआ हुआ है। तो उन्होंने वो उसके ऊपर भी काम, देखिए सर कि ये क्या है कि विटिलिगो जो है कि एक्चुअली जो है कि हमारी जो स्किन होती है सर, ये एक स्किन का डिसऑर्डर ही कह सकते हैं आप। हाँ। स्किन का जो कलर होता है ना सर, अ, उस कलर को जो है कि मेंटेन करने वाले जब स्पेशलाइज सेल डैमेज होते हैं तो ये होता है सर। इसके लिए जो है कि श्योरली इसमें ये काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने बताया था, 1.5 से 2 साल तक लेना पड़ेगा सर। रिजल्ट आ बाकी जाएगा। इसमें ये काम कर सकती है सर विटिलिगो में। जी सर। और डायबिटीज में तो 2 साल लिया तो भी डायबिटीज क्योर 100% हो जाता है? एकदम डायबिटीज। 1000% सर। आपको जिंदगी में उसके बाद आपको रोज के 5 रसगुल्ले खाने हैं तो भी खाइएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। सर और मुझे, डायबिटीज मीठा किसको कहते हैं? कि भाई मैंने अभी कोई दवा नहीं ले रहा, और 2 महीने बाद अगर मैंने मान लीजिए 4-5 रसगुल्ले खाए, मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो ही, और उसके बावजूद भी मेरा रिपोर्ट अगर नॉर्मल आता है तो ही मुझे डायबिटीज माना जाता है। डायबिटीज मीठा माना जाता है ना? और ये स्थिति टाइप 2 में आपको जो है कि 8 to 10 और मैक्सिमम 12 मंथ में आ ही जाती है सर। लेकिन टाइप 1 में आपको टाइम लगेगा सर, उसमें 2 साल भी लग सकता है सर। जी। लेकिन वो टाइप 1 और टाइप 2 कैसे डिसाइड करने का? टाइप 1 और टाइप 2 आप जब रिपोर्ट करवाएंगे सर, उसके उससे आपको पता चल जाता है। जब ठीक है। आप और एक, डायबिटीज का रिपोर्ट करेंगे ना सर, जब से ये डायग्नोज होता है ना सर, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों ये इसको टाइप 1 है कि 2 है। ठीक है। और बच्चों एक में अक्सर जब होता है ना सर, ये टाइप, मैंने कहा ना सर कि टाइप 1 जो है कि मैक्सिमम जो है कि 10 साल के बच्चे को भी हो जाए। आपने देखा होगा सर, कभी 8 साल 10 साल के बच्चों को भी इंसुलिन रोज लगता है। अभी मेरे लोग। माँ को डायबिटीज हुआ है, वो 62 ईयर एज है, 62। हाँ, तो उनको टाइप 2 ही होगा सर, नॉर्मली केसेज में टाइप 2 ही होता है। जी। और एक अ, लास्ट सवाल पूछता हूँ मैं कि हाँ जी। कैंसर के बारे में, ये कैंसर एक बार क्योर हुआ तो वापस आ जाता है क्या? बस बस, बहुत बहुत श्योर सवाल पूछा आपने। मैडम, इसके ऊपर 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं ना अपन? हाँ सर, कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली देखिए, कई लोगों का, ये यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी बैठे हैं मेरे दोस्त, तो उनका भी दिमाग एक बात काम कर रहा है कि देखिए कैंसर जो होता है वो एक्चुअली होता क्यों? अ, कई लोग मतलब बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, दारू पीने से, वगैरह वगैरह से कैंसर होता है। मैं भी मानता हूँ बिल्कुल होता है, और इनकी ये बहुत बड़ी वजह रहती है।
लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना मैडम जी कि जिन्होंने जिंदगी में कभी बीड़ी का सूट ही नहीं मारा, जो बेचारे कभी छोड़िए, कभी उन्होंने कोई एडिक्शन नाम की जिनके अंदर कोई चीज ही नहीं है, तो बावजूद उनके भी कैंसर हो जाता है ना। उनको भी कैंसर डिटेक्ट होता है। तो एक्चुअली कैंसर का जो खास कारण जो होता है ना सर, कैंसर का यानी कि एक सेल जब पागल होता है, और पागल होने के बाद में वो जो है कि अपने आप को, पागल होने का एक आका प्रक्रिया होता है सर, उसके ऊपर हम लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, लेकिन वो पागल होने के बाद में जो है कि अपने आप को मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट कर देता है। और जब सेल मैलिग्नेंट कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर मरने की स्थिति में वो सेल नहीं होता। और इन मैलिग्नेंट सेल जो कार्सिनोमा सेल होते हैं या मैलिग्नेंट सेल जो बन जाते हैं एक बार, उनकी ग्रोथ जो है कि नॉर्मली सेल से, यानी नॉर्मली सेल हमारी बॉडी में जितना ग्रोथ करते हैं उनसे 20% हाईली मोर होता है सर, मोर होता है। आज जितना है उसका एक दिन में 20 गुना बढ़ जाएगा, और अगले दिन उसका 20 गुना बढ़ जाता है, जो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसलिए जब भी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, फिर वो चाहे जबड़े का कैंसर हो, दांत का कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, या जीभ का कैंसर हो, या गले का अंदरली का कैंसर हो, इंटेस्टाइन का कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, एटलीस्ट ल्यूकेमिया, जी, या ब्रेस्ट कैंसर, जो भी है, एक बार जब कैंसर जो है कि डिडक्ट होता है तो डॉक्टर्स की एक ही बात, एक खास रहती है कि इसको मिटाना बाद की बात है, क्योंकि ये मिटेगा नहीं। इसको पहले कंट्रोल करना है कि ये है जहां से आगे नहीं बढ़े। जी। और कंट्रोल करने में दिक्कत ये होती है कि देखिए, डायग्नोज होने के बाद में जो है कि आपको आगे ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ये है कि अगर किसी को कार्सिनोमा डिटेक्ट हो चुका है, तो मान लीजिए उसके जबड़े में हुआ है, तो अगर वो पार्ट रिमूवेबल है तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये सेल मारे नहीं जा सकते। जी, ये मरेंगे नहीं। तो ये आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करेंगे कि वो बॉडी के उतने पार्ट को रिमूव कर देंगे सर्जरी के थ्रू, यानी कि उसको काट के निकाल लेंगे। लेकिन ये उसमें संभव है जो रिमूवेबल है। जो रिमूवेबल नहीं है उसका लिए क्या करेंगे, और रिमूवेबल ये काटने के बाद भी वो रिकरेंट होता है, और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद फिर से दोबारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो जड़ बनता है ना मैडम जी, इसका जो जड़ बनता है वो एज लाइक के वो हरी, वो दूब नहीं होती, दूब। आपने कभी बगीचे में घूमते हैं तो वो एक हरी घास दिखती है जिसको कहते हैं दूब। पता नहीं गुजराती या और भाषा में क्या कहते होंगे। दूब ही होती है, जिसकी जैसे जड़ें, एक दूब के छोटे से पेड़ के नीचे से कितनी हजारों जड़ें जाती है। तो आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा फिर से होता है। सेम वे में कैंसर की स्थिति भी ऐसी होती है। मैक्सिममली एग्जैक्टली कैंसर की बात यह है मैडम जी कि कैंसर के जो कार्सिनोमा सेल होते हैं या फिर कैंसर जनित सेल होते हैं वो हर इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन किसी जगह पर या किसी आदमी में स्पेसिफिक स्पेसिफिक किसी जगह पर या किसी की बॉडी में, जब हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी को अगर आप कुछ नहीं समझ रहे हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना नाम की प्रॉब्लम भी इम्यूनिटी की वजह से ही आई थी। तो इम्यूनिटी जब किसी कारण से इस स्पेसिफिक जगह के, इस प्लेस के लिए जगह पर या फिर बॉडी में कम होती है, तो ये मैलिग्नेंट सेल यानी कार्सिनोमा जो है कि माथा उचकता है, और जहां पर डैमेज यानी कि डैमेज टिश्यूज पाए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें। एक और कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कन्वर्ट हो जाता है, एक बार कन्वर्ट हो गए यानी कि जब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है तो कैंसर माथा उचकेगा। एक बंदा तंबाकू खाता है, होठ के नीचे रोज रखता है, टिश्यू खत्म है वगैरह, अगली इम्यूनिटी पावर ठीक है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन इम्यूनिटी कमजोर पड़ी, यहां पर जो है कि आक्रमण करेगा सीधा ही, जहां पर टिश्यूज कमजोर हो गए वहां पर ही अटैक करेगा वो, क्योंकि कमजोर बाढ़ में ही कैंसर कैंसर पैर रखता है। तो ये इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से जो है कि कैंसर एक बार बन गया, और बन गया तो फिर वो अनकंट्रोल्ड होता है सर, फिर तो उसको मिटाया ही नहीं जा सकता। तो हमारी ये प्रोडक्ट उसमें कैसे काम करेगी? देखिए, हमारी प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट नहीं है, हमारी प्रोडक्ट किसी को मारती नहीं है। और आप जानते हैं कि कैंसर में तो मैलिग्नेंट सेल को मारना पड़ता है, अगर वो नहीं मारेगा तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो मैलिग्नेंट सेल को मारने के लिए एलोपैथी के पास क्या है? उसके पास ये है कि भाई अब इसको कीमोथेरापी लगाओ। कीमोथेरापी क्या है कि वो एक केमिकल ब्लास्ट है जो ब्लड में या हमारी बॉडी में किया जाता है, उसकी वजह से जो है कि मैलिग्नेंट सेल मर जाते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खराबी यह है
कि उसमें जो है कि कैंसर जनित सेल तो मरे, लेकिन अच्छे सेल, हमारे जो लाभदायक सेल थे, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी और डाउन होती है, और उसकी वजह से वो थोड़े दिन के लिए तो आपकी नील रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन 2-4 महीने बाद रिकरेक्ट। रेडिएशन थेरापी एक और मौजूद है, जिसमें रेडिएशन डाला जाता है बॉडी में, उससे भी उसको मारने का ही काम किया जाता है। तो क्या ये हमारी प्रोडक्ट उसको मारने का काम करेगी? नहीं, हमारी प्रोडक्ट मूल पे काम करती है भैया। हाँ, ये प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई, और हमारी या तो कोई प्लेस स्पेसिफिक कमजोर हुई है, या फिर पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हुई है। तो ये प्रोडक्ट जाके हमारे इम्यून सेल्स जो डैमेज हो गए, जिसकी वजह से जो है कि इम्यूनिटी कमजोर हुई। सर, दूसरी भाषा में अगर मैं कहने जाऊं, तो आतंकवादी जो है कि हमारे बॉर्डर के उस पार है। जी। जब हमारा बॉर्डर जब हमारा बॉर्डर वीक होता है, तो आतंकवादी प्रवेश करते हैं और अंदर आके धमाल मचाते हैं, और पूरे देश को बीमार करते हैं, यानी पूरे देश को ही हैरान करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वापस से जो है कि मजबूत करती है, और जब वो उसको मजबूत कर देती है, तो बॉर्डर से आने वाले लोगों को रोका जा सकता है, अंदर जो है उनको मारा जा सकता है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। तो ये प्रोडक्ट जो है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और इतनी तगड़ी बूस्ट करती है कि जब ये बूस्ट हो जाती है, तो उसके बाद कैंसर के सेल के सामने जो झगड़ा करना है, जो फाइट मारनी है, फाइट मारने के लिए अपने आप को तैयार करती है, और उसको फाइट मार के जो है कि उसको खत्म कर देती है। और इसलिए कैंसर जो है कि यहाँ पर मिट ही जाता है। तो ये हमारी बॉडी में जो है कि कैंसर के अंदर, वो चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो, इस तरीके से काम करती है, और इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है। और किसी का कोई सवाल? सर दीप शाह का क्वेश्चन है, और उनका टाइप टाइप 1 डायबिटीज है। हाँ, दीप शाह आप पूछ लीजिए। हेलो सर, मेरा टाइप 1 डायबिटीज है, 24 साल से है। और मुझे थायराइड भी है 2 साल से कुछ। तो ओके, ये ओके। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्योर हो सकता है। हाँ, दीप शाह जी, मुझे जानना यह है कि आपकी एज कितनी है? 32। और एक ओके। साल की एज से मुझे डायबिटीज था, 32। टाइप 1। इट मीन्स ये हुआ कि आपको 10-12 साल की उम्र से ही ये हो गया था? हाँ हाँ हाँ, 8 साल की एज से, 8 साल का था तब से मुझे टाइप 1 ओह, डायबिटीज। ओह, अच्छा, अच्छा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपको और कोई बीपी वगैरह कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, दूसरा कोई, खाली थायराइड पिछले 2 साल से है, थायराइड। हाइपो या हाइपर? एक्चुअली मुझे क्लियर पता नहीं, बट मुझे हाइपर मतलब ज्यादा है, मतलब मतलब वजन बढ़ रहा अभी। है सर आपका धीरे धीरे? वजन नहीं बढ़ रहा है, उतना ही है, मतलब नॉर्मल। बढ़ नहीं रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है। या फिर कम हो रहा है? कम भी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, 2-3 केजी अभी कम हो गया है। तो कम हो हम्म रहा है, पर बढ़ नहीं रहा है वेट। हाँ, तो आपको हाइपर है सर। हाँ, ओके। हाइपर है। जी। तो सर एग्जैक्टली क्या है सर कि जहां तक टाइप 1 डायबिटीज की, तो मैंने बहुत सारी लंबी चौड़ी बात कर ली है, आपको समझ में आ गया होगा हाँ, कि सही है। टाइप 1 जो है कि डायबिटीज जो है कि बच्चों को ही अक्सर ज्यादा होता है, आप जब बच्चे थे तभी ये हुआ। जी। हाँ, और अब एग्जैक्टली। ये जो थायराइड की प्रॉब्लम आपको आई है, आप जो इंसुलिन ले रहे हो ना सर, इंसुलिन लेते हो ना अभी भी डेली? हाँ, ले रहा हूँ, हाँ हाँ। कितनी मात्रा में ले रहे हो सर? इंजेक्शन लेते होंगे? हाँ, अभी पेन से ले रहा हूँ, इंजेक्ट कर रहा हूँ पेन से, एक्टापिड ले रहा हूँ पेन से। अच्छा। तो दिन हाँ, में तो कितनी बार लेना होता है सर? दिन में 3 बार लेना पड़ता है। अच्छा, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता होगा? एग्जैक्टली, हाँ, रखना पड़ता या मतलब कि आपको डाइट भी फिक्स करके रखी है भाई, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, है है। ना? एग्जैक्टली, हाँ नो हाँ। प्रॉब्लम सर, डोंट वरी सर, शाह सर। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट आपको बताया, और इसके बाद में आपको पता लगे ये आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है कि पेन क्रियाज में जो बीटा सेल है वो 100% डेड है सर आपके। हेलो। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, और वो जो है कि टाइप 1 में ही होता है वो, जब क्योंकि टाइप ये होता ही तब है जब सर हमारी इम्यूनिटी कभी कभी क्या है कि उल्टा काम करना शुरू कर देती है। बराबर। हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना सर, रोग प्रतिकारक शक्ति, या फिर जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम को रोकने वाली शक्ति हो, कभी कभी वो पागल होके उल्टा हमारे ही बॉडी के ऊपर आक्रमण कर देती है सर। हेलो। एग्जैक्टली। और जब ये केस बनता है ना सर, तब जो है कि फर्स्ट फर्स्ट शॉट में ही जो है कि पेन क्रियाज के अंदर जितने भी बीटा सेल है वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं सर। और इसलिए जैसे ओके। ही ये डिटेक्ट होता है, फर्स्ट डे से ही आपको जो है कि इंसुलिन लेना
शुरू करना पड़ता है। और टाइप 2 में ऐसा नहीं होता सर। टाइप 2 में ये धीरे धीरे जो है कि पहले गोली से काम चलता है, क्योंकि पेन क्रियाज कुछ परसेंटेज काम कर रही होती है सर, और धीरे धीरे बराबर। ऐसा ऐसा होता है। तो आपके केसेस में एब्सोल्युटली जो है कि आपको बहुत अच्छा लग सकता है, और ये इंसुलिन से आप आजादी पा सकते हो सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म लेने का दिमाग में अभी से बिठा देना, ज्यादा की जरूरत नहीं है ओके। सर। आपकी उम्र अगर 24 है, रोज के आपको 3 सैचेट लेने पड़ेंगे, सुबह में, दिन को और एक शाम को। और एज इट इज ओके। आपका जो चल रहा है वो चलते रहिएगा। 1.5 2 साल के अंदर जो है कि मैं तो क्या करूँ, ये प्रोडक्ट करेगी सर, ईश्वर करेगा कि आपको जो है इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो है कि आपका जो थायराइड। ये आपने जो थायराइड के बारे में बोला है सर, तो एग्जैक्टली ये थायराइड भी इसी का एक साइड इफेक्ट है सर। ओके। क्योंकि आप जो इंसुलिन ले रहे हो सर, उसके साइड इफेक्ट बनते हैं ना सर। हाँ। फिर भी आप तो क्या है कि मुझे लगता है कि आप 24 साल में भी इतने स्वस्थ हैं, तो आप बहुत कुछ मेंटेन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कि ओके। आप जो है कि हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल है। नहीं नहीं तो मैं ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि अभी तक इतने लंबे समय लेते लेते उसका असर जो है कि किडनी और लंग्स के ऊपर आ गया होता है सर। नहीं जी। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अभी, क्योंकि हाँ हाँ, जी, आप बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है कि आप योगा वोगा भी कुछ कर रहे हैं, है ना सर? हाँ, स्ट्रेच एक्सरसाइज और ठीक मेरा है। चलता रहता है। हाँ हाँ, मुझे पता है सर। नहीं तो क्या है कि इतना लॉन्ग लॉन्ग टर्म कोई इंसुलिन या फिर जो है कि मिमिक्री वाली गोली लेता है सर, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, तो उसके जो है कि 7 से 10 साल के अंदर अंदर तो भयंकर जो है कि इफेक्ट्स जो है कि किडनी, क्योंकि ये जो जो इंसुलिन हम लेते हैं सर, इससे हमारा शुगर तो मेंटेन रहता है, लेकिन इससे जो है कि साइड इफेक्ट्स इसके इतने भयंकर हैं सर, कि हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन जितने हैं, जैसे कि लंग्स, लीवर, किडनी और आईज। किडनी। हाँ, लंग्स, लीवर, किडनी और आईज, ये 5 ऑर्गन के ऊपर जो है कि ये सबसे ज्यादा असर करता है। लेकिन नो प्रॉब्लम सर, आप राइट जगह पर आगे हैं। तो थायराइड क्या है सर, कि थायराइड यानी हमारे गले में एक ऑर्गन है जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, है ना? और इसका काम ये है कि ये एक थायरोक्सिन नाम का केमिकल पैदा करती है। और जब ये ज्यादा पैदा करना लग जाती है तो हमारा वजन घटने लग जाता है, और जब ये कम पैदा करना लग जाती है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो इसको हाइपो और हाइपर कहते हैं सर। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको थायरोक्सिन नाम की गोली दी होगी सर। बराबर दी हाँ, हुई है। जी हाँ, दी होगी, लेकिन ये उसका परमानेंट उपाय नहीं है सर। इसमें इतना समझिए सर कि देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि थायरोक्सिन पैदा करने वाले जो स्पेशलाइज सेल है, थायरोक्सिन जो केमिकल है, उसको पैदा करने वाले जो स्पेशलाइज सेल है, वो डैमेज होने की वजह से आए हैं। और ये एक बार डैमेज हो गए तो परमानेंट लॉस है। इसलिए परमानेंट आपको इसको फिर जो है कि बाहरी कारणों से ही जो है कि आपको मेंटेन रखना होगा। तो इसको मिटाना है ओके। तो हमें उन सारे जो, जैसे कि क्यू एंजाइम को 10 है, तो ऐसे एंजाइम को पैदा करने वाले स्पेशलाइज सेल को रीएक्टिवेटेड या रीबर्थ या रीजनरेट करना पड़ेगा। और ये कर सकता है स्टेम सेल। इसलिए आप डायबिटीज के लिए लेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो है कि ये भी साथ में जो है कि रिकवर होगा सर। ओके, समझ गया। सर मुझे एक हाँ, बात पूछनी थी कि विटिलिगो के बारे में आपने ये बताया नहीं कि विटिलिगो ये क्योर होता है क्या, ठीक होता है क्या? देखिए सर, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा कोई केस जो है कि नहीं किया है। इसलिए मैं इसको परफेक्टली नहीं कह सकता। लेकिन हाँ। मेरे जो गुरु हैं उनको ये प्रॉब्लम है सर, और उन्होंने अभी पिछले 4 महीने से लेने का शुरू किया है। तो उनको ये दिख रहा है सर कि जहां व्हाइट व्हाइट होता है ना सर, तो उसके बीच बीच में जो है कि जो स्किन का ओरिजिनल कलर होता है, ऐसे ऐसे टपके बनना शुरू हुआ है। पिगमेंटेशन हो तो गया है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि वही मतलब यही है सर कि ये खाली इसका जो है कि पिगमेंट वाली जो बात होती है ना सर, सर हमारी स्किन के 2 पार्ट होते हैं, एपिडर्मल और एंडोडर्मल। और एंडोडर्मल में जब ये दिक्कत खड़ी होती है ना, तो सर उसमें क्या पिगमेंट्स यानी कि आपके कलर, स्किन का कलर चेंज होने लगता है सर। और कलर चेंज को इसका और कोई दिक्कत नहीं होता सर, ये जो आपने बताया इसका जो है कि और कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये क्या कि पूरा चेहरा बिगाड़ लेता है, पूरा जो है कि बॉडी को जो है कि बिगाड़, कहीं काला कहीं धोला ऐसा रह जाता है। तो ये पिगमेंट जो है कि की प्रॉब्लम की वजह से हाइपोडर्मल एरिया के जो डर्मल सेल है, जिनको जितना पिगमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है, यानी कि वो उसका काम सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए होता है। तो एज ए मोड ऑफ एक्शन मैं कह सकता हूं सर कि ये मिट सकता है। लेकिन सच में सर मैं दावे के साथ इसलिए नहीं बोल सकता कि मैंने ऐसा केस आज तक
जो कि सॉल्व नहीं किया है। हाँ, हमारे सर को हमने देना, मतलब सर ने लेना शुरू किया है। सर बताते हैं हमको कि यार इसमें मेरे को रिकवरी आ रही है। 4 महीने के अंदर उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मतलब कि जहाँ सफेद सफेद ही था वहां पर बहुत सारी जगह पर जो है कि अभी जो है कि स्किन का कलर चेंज होने लगा है सर। तो इस मामले को लेके मैडम से मैं आपको बोलूंगा कि आप सर से उनसे बात करवा लीजिए मैडम। ठीक ये है, सपोज सिंपल जी। सी चीज है ना सर, सर जब भी। हमारे हमारे स्किन के लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो आया है वो हम्म। एकदम टॉप लेयर पर आया है, ठीक है। तो हमको जब रिकवरी चाहिए तो हमको नीचे से स्टार्ट करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है पर हो जा रहा है ये चीजें। लेकिन सर, हाँ, रफीक ड्यूरेशन ये ज्यादा जो है क्योंकि इसमें। सर को रिजल्ट मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा हाँ। सर, मैं लेकिन आपको एक और खास बताने वाला हूँ, एपिलेप्सी। हम्म। डू यू नो सर अबाउट एपिलेप्सी? मैडम नो आप सर, जानते हैं एपिलेप्सी? हाँ सर। नहीं मालूम सर मुझे। सर हाँ मैं आप सर। सबसे जो है कि एक रिक्वेस्ट जरूर, हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सर, आपको तो फायदा होना ही होना है। लेकिन एपिलेप्सी को हिंदी में कहते हैं सर मिर्गी रोग। आपको पता है सर, कुछ लोगों को जो है कि अमुक समय में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एकदम से पागल होकर गिर जाएंगे और मुंह में से झाग निकलना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, फिट बोलते हैं उसको, तो फिट आता है। ऐसी प्रॉब्लम वाले के लिए जो है कि हमारी ये जो है स्टेम सेल है सर, ये एकदम से बहुत सुपर पावर काम कर रही है सर। हाँ, और इतना जबरदस्त काम करेगा, बाकी इसका भी कोई उपाय नहीं है सर। और ऐसे बंदे के साथ में तो एक बंदा परमानेंट रखना पड़ता है। उसको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो कभी भी उसको आ जाए तो कहीं भी क्या हो जाए। तो एपिलेप्सी में भी जो है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है कि ये एसेंस केयर के मिल रहे हैं सर। हमने बहुत जितने भी लोगों को देखा है सबका दिया है, सबका रिस्पांस यही है कि जब से लेना शुरू किया, पहले एक आधे महीने में एक आधी बार आई, उसके बाद उनको नहीं आया ऐसा। हाँ, जी। सर, और एक बात पूछता हूँ कि सपोज किसी बंदे को स्टेज 4 का कैंसर है, तो आप बोल रहे थे कि ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, बराबर कि नहीं, ये पाउडर? तो हाँ ये जी सर। कैंसर के सेल मिटाने चालू कर देता है, लेकिन एलोपैथी के लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि ये कैंसर के सेल अपने आप को छुपा लेते हैं प्रोटीन के अंदर। तो मतलब ये इम्यूनि जी जी, पावर वो बूस्ट हुआ, तो प्रोटोलाइटिक, ये हाँ हाँ, जी जी। जी जी। तो ये कैसे और पहचानते मतलब? ये यही तो बात है ना सर, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो सबको पहचान जाती है सर। हेलो। आपको हाँ पता है सर, ये कोरोना का जो अभी कोरोना का जो अभी ये आया ना सर, जिसको कहते हैं वैक्सीन। हाँ, हेलो। ये क्या है सर? नहीं मालूम सर क्या है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया था। एक्चुअली क्या है सर कि हम भी सर क्या कि इन सारी बातों को समझने के लिए तो हमें बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लीजिए सर कि हमारी इम्यूनिटी सारी चीजों को समझती है कि मुझे किस सेल को मारना है और किसको नहीं मारना है। आप खाली हमारी इस इम्यूनिटी का उपयोग एज ए बीएसएफ या आईटीबीटी या आसाम राइफल से कर सकते हो सर। क्योंकि बीएसएफ वाले ये जानते हैं कि मुझे किसको आतंकवादी कहा जा रहा है और किसको नहीं कहा जा रहा है। वो उनको अपने आप ढूंढ के ऑटोमेटिक करते हैं सर। कहते हैं ना सर कि उसके लिए एंटीबॉडी तैयार रखते हैं। एंटीबॉडी का मतलब है कि अपने आप को तैयार रखते हैं। ये कोरोना क्या है सर? कुछ नहीं है। हमारी बॉडी जिस वायरस को नहीं पहचानती उसका इलाज भी नहीं कर सकती, नहीं उसको मार सकती, क्योंकि उसको वो जानती ही नहीं है। और उसको परिचय करवाने के लिए वैक्सीन दी जाती है, भाई इस प्रकार का भी कोई वायरस होता है तो उसको वो जान के उसको मारने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग तैयार करना है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं सर। और वो एंटीबॉडी तैयार हो जाती है सर। और वो एंटीबॉडी तैयार होके जो है कि उसको ढूंढ के भी मारेगी, बाकी मारेगी, इसमें कोई सवाल नहीं है तो लेकिन मुझे बस एक एक 5-2 मिनट ही लेता हूँ मैं आपका। सपोज कैंसर के मरीज में स्पेशलाइज एक ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर सर। की हाँ वजह होता है सर, से फीवर होता है। ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर की वजह से उनके सेल खराब हो हाँ जाते हैं, तो मतलब हाँ हाँ डैमेज हाँ हो हाँ जाते हाँ। हैं। तो जी जी हमारे जी। ये पाउडर लेने से मतलब हमारा स्टेम सेल वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करता है, और जहाँ डैमेज हो रहा है वहां पे वो सेल जाके बैठ जाते हैं। मतलब वो ट्यूमर की जगह भी क्लियर हो जाती है। और हाँ हाँ, उसके बाद और सर जिसको ट्यूमर की, अगर मान लीजिए कि किसी को छोटी मोटी गांठ भी हो गई है ना, हम्म, गांठ कहते हैं जिसको, वो भी गल जाती है सर। हाँ, और उसने जो कैंसर के सेल है और उसने जो एंटीबॉडीज बनाई है वो भी खत्म हो जाती है उसके साथ। यस सर, यस सर, यस सर, बस बस बस, अभी आप कंप्लीट समझ गए सर। जी 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 जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, बाकी अभी हम सेशन खत्म करते हैं, मुझे लगता है कि 2 घंटे हो किसी का गए। क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि फिर सर मिलेंगे नहीं। हाँ तो थैंक किसी यू का मैडम। भी।
अच्छा लगा आप और सभी लोगों से मिलके। सुमेर सर, अगर मुझे लगा तो मैं मैडम से आपका नंबर लेके आपसे बात करूंगा, हाँ? श्योर सर, श्योर सर, ओके ओके, हाँ, नो पर प्रॉब्लम। अपना नाम तो बता दिए, क्योंकि यहाँ नाम ही नहीं आया है, सिर्फ सच आया है। हाँ, मैं कॉल करता हूँ मैडम, आपको मेरा नंबर। ओके हाँ, ओके, नो इश्यू नो इश्यू, हाँ। ओके, ठीक है थैंक सर, यू। मुझे लगता है सब लोग का सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। तो हम्म। हम लोग यहाँ पर ये सेशन स्टॉप करते हैं, और ऐसा लगेगा तो नेक्स्ट वीक फिर रखेंगे। बाकी ओके सबकी ओके। तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर, है ना। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन।